नक्षत्र ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं, ये जो ज्योतिष का जो पार्ट है या केपी एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, दिस इज स्टिल टू एन एक्सटेंट रूल बेस्ड। इसमें भी अलग अलग, बाद में जब एडवांस पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी आपको समझ में आएगा कि नहीं ये किस तरीके से इसमें कहाँ का डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो बट इट इज स्टिल मोर और लेस रूल बेस्ड, काफी हद तक रूल बेस्ड है। ओके तो उसके बट और कुछ नहीं है, मतलब पराशरी में तो इट इज लेफ्ट टू यू कि आपको आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप देखें कैसा होगा। एंड अगर वो सही आता है तो प्रेडिक्शन इज, तभी इसीलिए लोग जो है हमेशा एक लाइन की जगह दो दो चीजें पढ़ते हैं और अलग अलग चीजें जैसे कंपैरिजन करने के लिए, अपनी प्रेडिक्शन को सही रखने के लिए। तो ये चीज तो इसलिए दिस यू कैन ऑलवेज डू कि क्या करना है अपने आगे। सर अपने ज़ोडिएक साइन के चार्ट में हाँ, एक नॉक्टर्नल और डायरनल ऐसे दो एक कॉलम दिया है, तो व्हाट इज मेंट बाय दैट? नॉक्टर्नल डायरनल कुछ नहीं है। नॉक्टर्नल मतलब एक्टिव इन नाइट, नाइट टाइम रात को एक्टिव होंगे। डायरनल मतलब दिन के टाइम एक्टिव होंगे। ओके, और कुछ खास ज्यादा मतलब नहीं है, बट जनरल आजकल तो सारे ज्यादातर लोग रात को ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। ज़ोडिएक साइन से ज्यादा मतलब नहीं है। ये सब नोट्स के मैंने प्रिंट आउट निकाल के फाइल कर दिए, अब धीरे सब पढ़ रही हूँ, तब वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो ये भी बुलेट पॉइंट्स है। मैं आप लोगों को बुक्स भेज दूंगा अभी। अब आप बुक्स आप पढ़ते हैं, बुक्स भी कोशिश कर लीजिएगा पढ़ने की। अगर हाँ सर प्लीज दैट शायद दिस बुक ना लास्ट टाइम यू टोल्ड ना वो होरा शास्त्र, मैं आज आपको शेयर कर दूंगा। बृहद पराशर होरा शास्त्र या जो है वो आप उसमें कोशिश करिएगा पढ़ने की। उसको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप उसका हार्ड कॉपी मंगा लीजिएगा। वो दैट्स अवेलेबल, अलग अलग लोगों की अवेलेबल, आप कोई भी मंगा लीजिएगा। दैट्स तो आज और कोई डाउट किसी को? एनी अदर क्वेश्चंस? डाउट मींस वो होमवर्क तो आई डिड ऑन द सेम डे, बट थोड़ा उसमें ना कंफ्यूजन आ रहा है। अच्छा, तो सर अभी हम राशि लेके थोड़ा सा करा लीजिए। लास्ट टाइम 1 राशि लिया। नहीं 1 वाले अब केस ही नहीं लेंगे हम। 1 वाले कोई केस नहीं लेंगे, ठीक है। सारे दूसरे वाले केस या दूसरे वाले तो अच्छा, क्योंकि 1 वाला बड़ा इजी हो जाता है। हाँ, और फिर जब आप दूसरा करने चलते तो उसमें हमें थोड़ा डाउट हो जाता है। मतलब कंफ्यूजन वो साइन का ये है लॉर्ड की, वो हाउस का लॉर्ड दैट ठीक, कोई बात नहीं। हाउस का लॉर्ड नहीं हम देखते, हम साइन का लॉर्ड ही देखेंगे। मतलब साइन के लॉर्ड को ही हाउस का लॉर्ड कहा जाएगा, क्योंकि जो साइन है वो अंदर जो आदमी रह रहा है। सो क्या है ना, घर का मालिक कौन है? घर का मालिक है जो साइन उसमें है, और उसका मालिक मतलब जैसे घर जो है वो हाउस के अंदर जो साइन है उसका जो लॉर्ड होगा वो हाउस लॉर्ड बोला जाएगा। वैसे हाउस जो नॉर्मल जो जनरल उसमें सेम हाउसेज ही हम बोलते हैं। जो हमने पढ़े हुए हाउस लॉर्ड्स उनको पढ़ते हैं। बट अभी हम करते हैं, हम सारे के सारे दूसरी कुंडलियां लगा लेंगे। पहले बस आधा पौना घंटा हम थोड़ा सा एकेडमिक्स पढ़ ले, फिर हम कुंडलियों पे आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रह गया पार्ट। ठीक है इसका अपने प्लैनेट्स का, हम लोगों ने प्लैनेट्स की कंजक्शन पढ़ ली, तो प्लैनेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं, वो हम कर लेते हैं। ये ऊंच नीच का फापड़ा रह गया। अभी बचपन में गेम खेलते थे, ये आप लोगों ने ये हमने कर लिया था। व्हाट इज वो एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन क्या होता है? नो नहीं सर, नहीं। अच्छा, सो एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन ये भी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है हमारे जो नॉर्मल पराशरी ज्योतिष है उसके अंदर, कि कौन सा प्लैनेट ऊंच का है, कौन सा प्लैनेट नीच का है। सिर्फ फर्क इतना है कि ऊंच का प्लैनेट का होने का मतलब होता है कि प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, प्लैनेट इज पावरफुल इन दैट पर्टिकुलर साइन। और नीच का होने का मतलब है प्लैनेट उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे। नीच का होने का मतलब, तो कब प्लैनेट ऊंच का होगा और कब प्लैनेट नीच का होगा ये देख लेते हैं। सन इन एरीज, सन अगर एरीज में है तो प्लैनेट को हम बोलेंगे प्लैनेट ऊंच का है, मतलब प्लैनेट बहुत अच्छा है। और लिब्रा में है तो वो प्लैनेट नीच का हो गया। तो प्लैनेट नीच का हो गया, बेसिकली ये प्लैनेट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर अगर आप बोल रहे हैं कि एरीज में उच्च का रहेगा, लिब्रा में नीच का रहेगा, तो वो कहाँ भी प्लेस्ड होगा तो भी वैसे होगा? उससे मतलब नहीं है, अच्छा, किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो
बस ये साइंस में अगर रहेगा तो कौन से साइन में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, कौन से साइन में नेगेटिव रिजल्ट देगा, उसका है। ओके। हाँ, तो मतलब तो ये वही, लेकिन एरीज में रहेगा यानी कहाँ रहेगा? कहीं भी रहे, किधर भी रहे, किसी भी हाउस में हो, हाँ, सन किसी भी हाउस में, कहीं भी हाउस में हो, बट अगर एरीज में होगा तो वो अभी समझो सन लग्न हाउस में है, फर्स्ट हाउस में, और फर्स्ट हाउस एरीज का है तो सन नीच का हो गया उसमें। लेकिन यहाँ तो एक्साइटेड लिखा है ना। हाँ, एरीज का, सॉरी, ऊंच का हो गया, हाँ, ऊंच का हो गया। तो ये माना जाएगा कि अगर लग्न में है, अब हाउस का सिग्निफिकेंस अपना अपना है। अगर लग्न में है, सन ऊंच का हो गया, सन है ऊंच का हो गया, विच इज वेरी गुड, देन इट इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड। अरे वाह, आदमी बड़ा प्रतिभाशाली है, आदमी बहुत अच्छा करियर में ग्रो करेगा, बहुत तेजस्वी है, और पता नहीं अलग अलग बातें आप उसके लिए कह सकते हैं, क्योंकि सन जो है सेल्फ का प्लैनेट है, सेल्फ का अपना उच्च राशि में होके बैठा हुआ लग्न में, क्योंकि लग्न के प्लैनेट को बहुत ज्यादा वेटेज मिलती है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को ऐसा वो ड्राइव करता है, लग्न का जो प्लैनेट होगा या लग्न। लेकिन वहां नंबर 12 रहा तो नंबर 12 रहा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो ऊंच का भी नहीं है, नीच का भी नहीं है, सन है बस। ओके। तो फिर जरूरी थोड़ी कि हर प्लैनेट में वो ऊंच और नीच का ही रहेगा। ऊंच का मतलब हो गया कि जहां पर वो जिस प्लैनेट में वो एक्सॉल्टेड है, मतलब अपनी, आप इसको अगर हम दूसरे तरीके से पढ़े तो अपनी एनर्जीज को सबसे अच्छा वो उन साइंस के अंदर सबसे ज्यादा अपना डिस्प्ले कर सकता है, दिखाता है प्लैनेट अपने आप, बहुत इफेक्टिव रहता है उस उन साइंस के अंदर, या इनइफेक्टिव रहता है जिन साइंस में ये या इसको कह सकते हैं पॉजिटिव साइड्स ऑफ एनर्जी, नेगेटिव साइड्स ऑफ एनर्जी। ये दोनों हम पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से भी हम देख सकते हैं प्लैनेट्स को इन दीज एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेशन। सो मून जो है, मून टॉरस में एक्सॉल्टेड रहेगा, स्कॉर्पियो में डेबिलिटेड रहेगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब मून जो है स्कॉर्पियो में डेबिलिटेड है। अब आप अगर यूट्यूब पे टाइप करेंगे मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है, तो उसमें आपको मिलेंगे, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ बहुत कॉन्ट्राडिक्शन मिलेंगे आपको बहुत सारे अलग अलग चीजों पे। तो अब मून जो है स्कॉर्पियो में अगर डेबिलिटेटेड है तो, और ये बहुत अच्छा योग भी माना जाता है मून स्कॉर्पियो के अंदर। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की सो कॉल्ड कुंडलियों में मून स्कॉर्पियो में ही है, और शायद नरेंद्र मोदी के तो लग्न में ही मून स्कॉर्पियो में है। तो अगर वो डेबिलिटेड है, खराब होना चाहिए फिर तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे। और वो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का ये योग माना जाता है कि मून अगर स्कॉर्पियो में, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन। फिर इसके अलग अलग एक्सप्रेशन भी हैं कि ये वाटर साइन में मून है, मतलब, और फिर इसके ये किसी और, मतलब दिस इज लाइक अगेन सेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। अब कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत बड़ा। हम कहते हैं कि नीच होगा तो नीच अपना रिजल्ट नहीं देगा, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा मून अगर स्कॉर्पियो में रहेगा तो। सो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, बट यस इट इज देयर। मरकरी वर्गो में है तो एक्सॉल्टेड है, और पाइसेस में है तो डेबिलिटेटेड है। तो नंबर 6 में रहेगा तो वो अपनी ही राशि है उसकी, मरकरी की, तो ये एक्सॉल्टेड हो गया, और 12 नंबर में रहेगा तो ये डेबिलिटेटेड हो गया। अगर आप ये देखें किस साइन में डेबिलिटेटेड है, तो जिस साइन में एक्सॉल्टेड है उससे ठीक 6 साइन बाद जो साइन आता है उसमें वो वाला साइन जो है, प्लैनेट जो है वो डेबिलिटेटेड है। मतलब एग्जैक्टली आप उसको ऐसा देख सकते हैं एग्जैक्टली 180 डिग्री बाद के बाद। और एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन को वही 360 डिग्री सम पकड़ के, आधे टाइम वो आधी जर्नी में एक्सॉल्टेशन में रहेगा, आधी जर्नी में डेबिलिटेशन में रहेगा। इसको टुवर्ड्स तो राइजिंग एनर्जीज और सेटिंग एनर्जीज उस तरीके से भी देखते हैं लोग। तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस हैं। आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, वो सिर्फ उसको कंटेक्चुअल पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते। बट पुराने वाले लोग जो है वो सारी कुंडली का दारोमदार इसी पे डाल देते थे, कितने प्लैनेट उच्च में हैं, उच्च के हैं, कितने प्लैनेट नीच के हैं, और गलती से उन प्लैनेट्स की दशा आ गई तो वो आप, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो फिर तो आपका सारा का सारा कसूर जो है प्लैनेट का नीच में होना या ऊंच में होना ही है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है।
तो मतलब मान लीजिए किसी नीच प्लैनेट की दशा आपकी शुरू हो गई, तो वो जो दशा शुरू हुई है वो नीच प्लैनेट, मतलब वो आपकी दशा पूरे पीरियड में वो रिजल्ट खराब ही आएगा, चाहे आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, जितना मर्जी काम कर लें, उतना जो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू से, बिकॉज प्लैनेट नीच का है। मार्स कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड, कैंसर में डेबिलिटेटेड, जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड, कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेड, तो एग्जॉल्टेशन सैटर्न लिब्रा एंड एरीज। और राहु केतु का कोई एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन नहीं है। कुछ लोग उन्हें हमेशा ही डेबिलिटेटेड मानते हैं कि वो ही नीच के प्लैनेट्स, और कुछ लोग उनको अलग तरीके से देखते हैं, उनका मतलब उनके ऊपर राहु केतु पे कोई एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन असर नहीं करता। सम पीपल हैव गिवन देम राशिज आल्सो, वो दे रखी है, बट इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है, सो वी विल नॉट टेक इट दैट वे। दूसरी चीज, अगर प्लैनेट अपनी ही राशि में होता है, कोई भी प्लैनेट अपनी ही राशि में है, तो वो प्लैनेट स्वस्थ कहेंगे, उन्हें बड़ा अच्छा कहेंगे, खुश कहेंगे, हैप्पी कहेंगे। और हम ये कहेंगे वो प्लैनेट जैसे होता है ना, बच्चा अपने घर में बहुत खुश रहता है, कोई भी प्लैनेट हो अपने घर के अंदर, अपने गली के सब शेर होते हैं, अपने घर के सब शेर हैं, तो ऐसे ही हर प्लैनेट अपने घर का शेर है, अपने साइन में रहेगा तो बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा। और अगर किसी और प्लैनेट में मतलब दूसरे साइड में चला गया, मतलब अपनी राशि, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उसको स्वस्थ भी कहेंगे। प्लस मैंने आपको बताया था 4 अवस्थाएं होती हैं अलग अलग डिग्रीज के हिसाब से, तो 0 to 5 डिग्री बाल अवस्था, उसमें वीक हो गया प्लैनेट, उसमें उतना इफेक्टिव नहीं है। फिर 5 to 15 डिग्रीज कह सकते हैं, 15 to 25, फिर 25 से नीचे। ये डिग्रीज जो है ये 2-2.5 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है कि 7.5, 7.5, 7.5, वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग 0 to 5 ही मानते हैं, सबके अपने अपने परसेप्शन है। कोई मतलब इसको फिक्स रूल तो वही 7.5, 7.5 कर सकते हैं हम डिवीजन इसका। तो ये भी डिग्रीज भी डिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लैनेट इनइफेक्टिव मानते हैं बाल अवस्था में और वृद्ध अवस्था में, कि प्लैनेट उतना इफेक्टिव नहीं रहा, और गलती से प्लैनेट नीच का हो गया, डिग्री भी कम है प्लैनेट की, मान लीजिए 29 डिग्री का प्लैनेट है, वो भी डेबिलिटेटेड है, उसकी दशा शुरू हो गई। अब यही बोला जाएगा कि भैया प्लैनेट में तो दम ही नहीं है, इतना कम, इतना इस डिग्री का प्लैनेट है, और ये जो, और इसकी दशा शुरू होगी, नीच में भी है प्लैनेट, नीच का भी है, तो ये तो इफेक्ट नहीं देगा, खराब देगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट ऊंच नीच इज। आप लोग अपने अपने कुंडलियों में चेक कर सकते हैं कौन से प्लैनेट ऊंच के हैं, कौन से प्लैनेट नीच के हैं, और कौन कौन से हाउसेज में किस साइन में है। तो एक बार आप चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या है, और कहीं उनकी गलती से दशाएं तो नहीं चल रही। ऑल्दो नाड़ी में हम लोग ये ना ऊंच मानते हैं, ना नीच मानते हैं, ना कुछ नहीं मानते, हम सब प्लैनेट को बराबर का दर्जा देते हैं। वी आर वेरी वेरी सेकुलर इन दैट सेंस, वी आर वेरी वेरी एडजस्टिंग, वी डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी प्लैनेट की, ये ऊंचे ये नीचे की क्या रिजल्ट देगा। बट इसमें पराशरी में it is considered as a very important factor. Any questions on ऊंच नीच? किसी कुंडली में कोई ऊंच नीच का प्लैनेट दिख रहा है कोई? बेसिकली नंबर्स अगर मैं बोलूं तो सन अगर 1 में है तो एग्जॉल्टेड है, 7 में है तो डेबिलिटेटेड है, मून 2 में है तो एग्जॉल्टेड है, 8 में है तो डेबिलिटेटेड है, मरकरी 6, 12, वीनस 12, 6, मार्स 10, 4, जुपिटर 4, 10, सैटर्न 7, 1। सर इसमें सैजिटेरियस है ही नहीं? हाँ सैजिटेरियस नहीं, तो कोई ऐसी बहुत सारे नहीं, और भी नहीं है। आपने सैजिटेरियस ढूंढा और ढूंढो, जेमिनी दिख रहा है कहीं आपको? हाँ जेमिनी नहीं। Sorry sir, I lost my connection in between. Just wanted to ask you one thing. What sun and this, they are exalted in Aries only, मतलब any specific reason behind it? ये कोई रीजन नहीं है, दिस इज द रूल। Okay. अगर इसका हम थोड़ा रीजन समझने की कोशिश करें कि क्यों है ऐसा, तो बेसिकली हर, जैसे हमने बताया था आपको, हर एक इसमें सन हो गया, ये हर एक के पास 3-3 नक्षत्र हैं, हर प्लैनेट के पास 3-3 नक्षत्र हैं।
Yes. और वो नक्षत्र जो है वो इनमें से, अब सन के पास जो 3 नक्षत्र हैं, सन के उसमें जो 3 नक्षत्र आएंगे उनका, उनमें वो एरीज में आएगा सन का नक्षत्र, कोई एक नक्षत्र। तो जब भी सन उस नक्षत्र में होगा तो वो एग्जॉल्टेड कहलाएगा, क्योंकि वो साइन जो है वो एरीज का है। अब हम चेक कर लेते हैं पीछे थोड़ा सा जाके कि सन और एरीज का एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला चार्ट जो है, इस चार्ट का आप लोग प्रिंट आउट लेके, उत्तराषाढ़ा है ना नक्षत्र, मेरा ही है। अच्छा, सन जो है सन का एरीज में, उत्तर एरीज और टॉरस, ये उत्तर फाल्गुनी है, ठीक है, इसमें आता है, और फिर उत्तर आषाढ़ आता है, ठीक है। तो ये सन का नक्षत्र उत्तर आषाढ़ है, बट एरीज के अंदर जो आएगा वो आएगा उत्तर फाल्गुनी। तो जब सन उत्तर फाल्गुनी में होगा तब वो एग्जॉल्टेड कहलाएगा। और सन उत्तर फाल्गुनी में बहुत ज्यादा डिग्री में होगा ही नहीं, 3 डिग्री है, 3 डिग्री 20 मिनट का होगा, तभी बस उतना ही उसको स्कोप मिलेगा, 0 to 3 डिग्री 20 मिनट्स। क्योंकि जैसी उसकी डिग्री और बढ़ेगी तो फिर उसका वो एरीज से हट के टॉरस में चला जाएगा, बट उसके अंदर भी रहेगा उसमें, बट वो टॉरस साइन में नहीं कहलाएगा, वो एग्जॉल्टेड टॉरस साइन में नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा एरीज साइन में एग्जॉल्टेड। टॉरस में मतलब सो सन अगर 0 to 3 डिग्री 20 मिनट्स है कहीं पर भी, मतलब अगर एरीज में 0 to 3 डिग्री 20 मिनट्स है तो ही वो एग्जॉल्टेड कहलाएगा। ये समझे आप लोग? Yes sir, मतलब these are rules only. हाँ, these are rules। ये उस वाले नक्षत्र, बेसिकली नक्षत्र में। अब इसका एक रूल, मतलब जैसे अब मून जो है रोहिणी नक्षत्र में जब होता है तो वो एग्जॉल्टेड होता है। अब रोहिणी नक्षत्र जो है वो आपका ये टॉरस में है, ठीक है, टॉरस में आता है रोहिणी नक्षत्र। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि मून की सबसे पसंदीदा रानी जो थी वो रोहिणी थी। तो मून इज, और या ये कह सकते हैं इसमें कि मून सबसे ब्राइटेस्ट दिखता है। वो जो भी प्लैनेट उस समय में, ये कह सकते हैं मून सबसे ब्राइटेस्ट दिखता है जब वो रोहिणी नक्षत्र में होता है। और लंबा देख उसकी ड्यूरेशन जो है, विजिबिलिटी की ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होती है, एंड देयरफॉर ये बोला जाता है कि वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो ये एक लॉजिक हो सकता है इसके पीछे, एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन के पीछे, की एस्ट्रोनॉमिकल रीजन की क्यों उसको हम बोलते हैं, क्योंकि दैट स्टार, दैट प्लैनेट इज ब्राइटेस्ट इन दैट पर्टिकुलर नक्षत्र। उसके अलावा कोई वो दूसरा कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिखता इसमें, ये डेबिलिटेशन और एक्सॉल्टेशन के लिए। रिजल्ट वाइज अगर आप कहें कि रिजल्ट अच्छा आता है, रिजल्ट बुरा आता है, रिजल्ट वाइज दिस इज द मेथड व्हिच वी यूज इज नॉट, और इसमें रिजल्ट में भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल ही दिया, मून स्कॉर्पियो में आप चेक कर लीजिएगा, किसी भी बड़े लोगों के, मतलब कोई भी नरेंद्र मोदी की कुंडली डिस्कस करते हुए लाखों वीडियो होंगे यूट्यूब पे, उनमें हर उसमें ये आपको मिलेगा कि मून स्कॉर्पियो में है तो इसलिए बड़ा पावरफुल है, और ये बड़े बड़े लोगों के उसमें मून स्कॉर्पियो में होता है, ऐसा बोला जाता है। अब जबकि वो डेबिलिटेटेड होता है उस टाइम पे। सो ये ऊंच नीच हो गया। ऊंच नीच के बाद हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्पेक्ट्स। तो इसको हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेंगे। एस्पेक्ट्स का मतलब हो गया, आप लोगों को इसको मालूम है, दृष्टि। दृष्टि का मतलब, कोई दृष्टि डाली हुई है किसी ने, नजर लगाना नहीं कहेंगे इसमें, नजर लगाने वाली बात नहीं है। प्लैनेट की दृष्टि थोड़ी सी अलग है। क्या मतलब है दृष्टि का, कुछ एनी आइडिया? लुकिंग एट, उस पे ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। जैसे 7वीं दृष्टि है तो मतलब वो शनि की 7वीं दृष्टि है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। सूरज की है तो वैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट। अच्छा, इम्पैक्ट, बिल्कुल सही वर्ड है, इम्पैक्ट। तो अब ये देखा गया कि प्लैनेट जिस घर में बैठता है उसको तो इम्पैक्ट करता ही है। प्लैनेट जिस घर का लॉर्ड होता है उसको भी इम्पैक्ट करता है। फिर ये भी देखा गया प्लैनेट की कुछ दूसरे इम्पैक्ट भी होते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं दृष्टि, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, अब दृष्टि कह सकते हैं। अब जैसे एक, अब ये कह लीजिए इलाके कह लीजिए लोगों के बटे हुए हैं, या कुछ इस तरीके नहीं, डॉन वन होते हैं जिनके एरियाज होते हैं, जहां तक दुबई में बैठा हुआ बंदा इंडिया में भी इम्पैक्ट करता है, तो इम्पैक्ट वाला चीज है। उसी तरीके से यहाँ पर एक प्लैनेट है, वो एक हाउस से कई सारे हाउसेस को इम्पैक्ट कर सकता है, इतनी उसकी पावर होती है। तो अलग अलग पावर है। अब हमने एक चीज देखी कि हर प्लैनेट जो है
जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके सब प्लैनेट्स एक्सेप्ट फॉर राहु एंड केतु, क्योंकि वो तो हमेशा 180 डिग्रीज पे हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो दृष्टि कह लें हम इसको, या हम बोलते हैं एस्पेक्ट करना। तो दृष्टि और एस्पेक्ट इज सेम थिंग, और एस्पेक्ट विच मीन्स इन्फ्लुएंस। तो हर प्लैनेट का अपना अपना इन्फ्लुएंस है अलग अलग उसमें। सो सन से हम शुरू करते हैं। सन का इम्पैक्ट होगा 7th हाउस। एवरी प्लैनेट एस्पेक्ट 7th हाउस, मतलब जिस घर में बैठा है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट घर में उसका इन्फ्लुएंस आएगा, उसका इन्फ्लुएंस एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब 7th हाउस डायगोनली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, जिस जैसा मर्जी आप ले लें वो वाला हाउस है। तो सन का भी 7th एस्पेक्ट है, मून का भी 7th एस्पेक्ट है। तो सन, एवरी प्लैनेट हैज दिस। तो हम सन को भी पकड़ेंगे, मून को भी पकड़ेंगे, ठीक है। मरकरी और वीनस, ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके कि हमारे 7th एस्पेक्ट्स हैं। बाकियों के भी है, बट बाकियों के कुछ और भी हैं, थोड़े और ज्यादा बड़े ज्यादा है। समझ लीजिए हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के जो थोड़े बड़े वाले गुंडे हैं, वो दूसरे जिनका इन्फ्लुएंस अपने इलाके में, अपनी कॉलोनी में तो है ही, साथ में 2 कॉलोनी और पकड़ रखी है, उस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो जैसे अब हम पकड़ लेते हैं जुपिटर। जुपिटर का एस्पेक्ट जो है 5th, अपने से 5वें घर में, अपने से 9th हाउस, अपने से 7th हाउस तो सभी का है, तो 7th पकड़ लेंगे, फिर 9th, 5, 7, 9 ये एस्पेक्ट्स है जुपिटर के। तो अब जहां पर बैठा हुआ वहां से 5th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, 7th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, और 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। अब ये हम इस पे नहीं जाएंगे कौन सा एस्पेक्ट शुभ है कौन सा अशुभ है, एस्पेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि शुभ अशुभ जो है वो प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लैनेट की क्या स्ट्रेंथ है, उस एस्पेक्ट पे डिपेंड कम करेगा। क्योंकि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि 5th को वो अच्छा इम्पैक्ट दे और 7th को वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे। प्लैनेट अगर अच्छा है तो 5th को भी अच्छा करेगा, 7th को भी अच्छा करेगा, 9th को भी अच्छा करेगा। अगर खराब है तो वो तीनों को खराब करेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक को अच्छा करे और एक को खराब करे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। जुपिटर 5, 7, 9, सैटर्न अगर हम पकड़े तो सैटर्न इज योर 7, 3, 10. 7 and 10, and Mars is 4, 7 and 8, and your राहु एंड केतु, राहु केतु जो है ये हमारे को दोनों के दोनों 5th and 9th को एस्पेक्ट करेंगे, 5th हाउस एंड 9th हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। ये चीज आप लोग पहले चाहे अभी फिर से लिख लें, क्योंकि इसको थोड़ा याद करना जरूरी है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है टॉपिक ये एस्पेक्ट्स का। हम एक जल्दी से कुंडली बना के इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एस्पेक्ट का मतलब क्या एग्जैक्टली है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे रख लेते, जैसे इधर मान लीजिए सन है और इधर जुपिटर है। अच्छा, आपने से 5th हाउस नहीं, हम साइन की बात करेंगे। 5th साइन में, साइन से एस्पेक्ट्स होते हैं, हाउसेस नहीं। तो साइंस जो है वो, बट हाँ साइन कौन सा हाउस में वो तो डिपेंड करेगा ही। तो सन एंड जुपिटर, अब ये सन और सन इधर है और जुपिटर यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हो गया ये सन जो है 7th, अपने से 7th, मतलब ये जहाँ पर मान लीजिए 4th कैंसर लग्न है, कैंसर ये 4, 5, 6, किसी को कोई डाउट है समझने में क्या एस्पेक्ट का मतलब क्या है, दृष्टि डालने का क्या मतलब है? सर इसमें ट्रांजिट और जो नेटल चार्ट में है वो दोनों ही एस्पेक्ट में देंगे ना? वाह, ट्रांजिट देखने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल, एस्पेक्ट तो एस्पेक्ट ही करेगा। एस्पेक्ट का मतलब एस्पेक्ट है, चाहे वो ट्रांजिट हो चाहे दोनों ही एंगल में लेंगे। जैसे जो परमानेंटली 1 नंबर पे है तो वो भी लेंगे, और वो ट्रांजिट में अगर 8 नंबर पे आया तो वो भी लेंगे। ट्रांजिट में तो हाँ, ट्रांजिटिंग जो है बिल्कुल देखेंगे। इनफैक्ट ट्रांजिट नेटल हाउस, नेटल प्लैनेट्स को कैसे करता है वो भी देखेंगे, उनको कैसे एस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट अभी इस पे हम बात करते हैं ट्रांजिट वाले पे भी।
बिल्कुल होता है, उसमें भी इम्पैक्ट होगा। अब ये एक हमने कैसे कुंडली बना ली है, और यहाँ पर हमने देखा कि सन जो है, सन और जुपिटर, अब हमने ये तो बात कर ली एस्पेक्ट करते हैं इधर उधर इन सब चीजों को। अब कुछ प्लैनेट्स होंगे जो म्यूचुअली एस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उसको हम प्लैनेटरी संबंध बना लिया, प्लैनेट ने रिलेशनशिप इन रिलेशन कर दिया। अब प्लैनेट इन रिलेशन, प्लैनेट अपने संबंध बना रखा है, या प्लैनेट म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, उसका मतलब ये होगा कि मतलब विच इज बेसिकली वो गाना है हमारा, हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जो दोनों एक दूसरे को देखेंगे प्लैनेट, वो प्लैनेट जो है वो म्यूचुअली एस्पेक्ट है। अभी तो मैंने बड़ा इजी लिख दिया, इसमें सन और जुपिटर इधर है, और जुपिटर की 5th दृष्टि अगर यहाँ से हम देखेंगे तो वो होगी 1 2 3 4 5, तो 12th हाउस को भी जुपिटर वो करेगा, देखेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए सैटर्न है इधर, यहाँ पर सैटर्न है इधर, तो ये अब सैटर्न की 10th कौन सी होगी, 1 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 नहीं आएगा, भी 10th नहीं आएगा। बट ऐसे कई जगह कई ऐसे आप बनेंगे जिसमें कि जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है किसी का 5th एस्पेक्ट, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट एक प्लैनेट हो और दूसरे प्लैनेट का 8th एस्पेक्ट या 4th एस्पेक्ट या कुछ दूसरा प्लैनेट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज दोनों मतलब नॉट नेसेसरी कि वो 7th एस्पेक्ट में ही म्यूचुअली एस्पेक्ट करें, अलग अलग टाइम पे भी वो म्यूचुअली एस्पेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, तो ये देखना पड़ेगा। तो म्यूचुअली एस्पेक्ट का मतलब जो है ये बेसिकली ये होगा कि जब उस प्लैनेट की दशा आएगी तो जिसको वो म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहा है वो वाला प्लैनेट फिर से वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब एक की सन की, जैसे इस केस में सन की दशा आई और जुपिटर ने भी कहा कि थोड़ा बहुत असर वो भी दिखाएगा, क्योंकि जुपिटर इज ऑल्सो तो एक्टिव होना, मतलब जिस हाउस में मैटर, 7th हाउस भी उसने एक्टिव कर दिया सन की दशा में, जबकि उसका कोई काम नहीं है, सन का कोई काम नहीं है 7th हाउस से, बट सिंस इट इज म्यूचुअली एस्पेक्टिंग का प्लैनेट, उसमें उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो म्यूचुअल एस्पेक्ट, जो म्यूचुअली एस्पेक्ट करेंगे तो उसमें एक दूसरे के टाइम जब भी होंगे, पीरियड्स जब भी आएंगे, मतलब जब भी इनके दशाएं आएंगी, उसमें ये एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, तो उन पर्टिकुलर हाउसेस को। तो सर रिजल्ट फिर जब आप बता रहे एग्जाम्पल कि 7th हाउस में सन की दशा आएगी तो वो म्यूचुअली एस्पेक्ट वाला सन का भी रिजल्ट देगा और जुपिटर का भी रिजल्ट देगा, तो किसके दोनों के रिजल्ट देगा, राइट? हाँ, दोनों के देगा, मेन तो सन के देगा, बट 7th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज 7th हाउस में जुपिटर है विच इज म्यूचुअली एस्पेक्टेड बाय सन। ओके, सो दोनों के रिजल्ट देगा इक्वली, नॉट लाइक किसका ज्यादा देगा उसका ज्यादा कम में, देखिए ज्यादा कम में सन का ही रिजल्ट ज्यादा होगा, सन के रिजल्ट में ही होगा, सन देगा रिजल्ट, बट सिंस इट इज म्यूचुअली एक्सपेक्टिंग अनदर प्लैनेट, तो जिस प्लैनेट में वो, जिस हाउस में वो प्लैनेट है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, ठीक। सर हाउस काउंट करेंगे, वो जिस हाउस में वो है वो हाउस भी पकड़ना है ना उसके? हाँ, वो हाउस भी पकड़ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो हाउस भी पकड़ना है, तो उस हाउस से पकड़ के हम करेंगे। तो इस केस में अगर हम, जैसे सैटर्न है, तो सैटर्न आप मुझे बताओ यहाँ पर आप लोग कि कौन कौन से हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है, हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो 3 7 10 सन यानी 4 और एरीज में नहीं, किधर है एरीज, कहाँ आ गया अभी? एरीज यानी लग्न घर में वो आएगा ना, 1 2 3, तीसरा तो लग्न ही आता है। फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, बिल्कुल। 3rd एस्पेक्ट उसका फर्स्ट हाउस है सैटर्न का, और 7th हाउस 7th कौन सा है? 8 नंबर, जहाँ 8 नंबर है 5th हाउस। 5th हाउस, ये हाउस ध्यान रखना आपने, मैंने या 8 नंबर नहीं ध्यान रखना, हाउस वो 5th हाउस है। 5th हाउस या फिर 7th हाँ, और 8th हाउस, यस, ठीक है। तो सैटर्न 8th हाउस को, तो अभी हाउसेस अगर हम देखें कौन कौन से हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो हाउसेस में आ गया इसका 1st हाउस, 7th हाउस और 5th हाउस एंड 8th हाउस, इन 3 हाउसेस को ये एस्पेक्ट कर रहा है। मान लो यहाँ पर मार्स है,
मार्स 2 और 3 4 सैटर्न में कोई क्या कोई म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन है? नहीं, 7th है ना? नहीं, 7th नहीं। तो मार्स और सैटर्न म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं है म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि सैटर्न का मार्स के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट मार्स जो है वो सैटर्न को एक्सपेक्ट कर रहा है। म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं है, एस्पेक्ट है। मार्स इज एक्सपेक्टिंग सैटर्न, विच इज द 4th एस्पेक्ट ऑफ मार्स। चतुर्थ दृष्टि है इस तरीके Because he is से। sitting in the सैटर्न 5th है या 4th? So how, sir? how sir, वही पूछना था मुझे। how So now ये 10th Can you में please repeat? Not Ten- understood at all. क्या 10th नहीं हाउस समझ में में जा आया? रहा क्या है नहीं समझ में आया? इसलिए नहीं, 4th बिल्कुल ठीक है। I एस्पेक्ट was wrong। नहीं समझ में आया मुझे। कौन सा एस्पेक्ट नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आया कि how after you plotted this I have not understood anything. ओके, सो सन जो है एस्पेक्ट का मतलब समझ गए कि ये Yes, इन्फ्लुएंस yes, करेगा। influence करता है, हाँ, correct. ठीक है। तो अभी सन कौन से किसको इन्फ्लुएंस करेगा? सन का इन्फ्लुएंस लिमिटेड है, अपने से 7th 7th हाउस। साइन को ही करेगा। तो सन अगर यहाँ पर है फर्स्ट हाउस में, 7th तो sign अपने या 7th हाउस 7th house. 7th साइन पकड़ लो। एक ही बात है, जहां पर बैठा उससे 7th पकड़ोगे ना। So we'll start counting from फर्स्ट house हाँ, जहां पर बैठा first है, जहां house. पर है, जहां पर भी बैठा है। जहाँ पर है तो वो फर्स्ट हाँ। हाउस में बैठा है, राइट? हाँ, तो यहाँ से 7th पकड़ेंगे तो इधर 7th हाउस ही तो आएगा, ये वाला। ओके ओके। तो अपने से तो ये डायगोनली नंबर्स क्या ऑपोजिट। है? 1 2 3 4 ये राशि है जो नंबर्स, दीज हाँ जी, हाँ जी, ये आर द राशि है। साइंस यू हैव पुट। यस, अच्छा, ओके ओके ओके। हमेशा राशि ही डाली जाएंगे, हाउसेस नहीं डाले जाएंगे। यस यस। ठीक है, तो Okay. हाउस नंबर्स यू हैव टू लर्न नाउ। बट ये सब राशियां हैं, ये राशियां डली हुई हैं अपने से 7th हाउस को। सब लोग सारे प्लैनेट्स अपने से 7th हाउस को, 7th साइन को, 7th हाउस को, डायगोनली ऑपोजिट साइन को वो एस्पेक्ट करते हैं। तो साइन जैसे को एस्पेक्ट करता है कि हाउस को एस्पेक्ट करता अब है? साइन जो है किसी हाउस में है ना, इट इज वन एंड द सेम Okay. थिंग, चाहे मैं हाउस बोलूं चाहे मैं साइन अच्छा, बोलूं। एस्पेक्ट जैसे हम साइंस में वन एंड द लिखते हैं। सेम हाँ। थिंग कैसे होगा? हाउसेस आर फिक्स, साइंस आर नॉट। हाँ, बट हर हॉरोस्कोप में, जैसे इस वाले हॉरोस्कोप में अगर मैं कोई साइन बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ चलो किस अपने से 7th साइन पे एस्पेक्ट करेगा, साइन मान लेते हैं, तो कौन से हाउस में बैठा हुआ है वो तो वही होगा ना, सेम। जैसे 4th है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4th का ये इस पे कैंसर में, कैंसर में सन है। अब सन अगर अपने से 7th साइन पे करेगा, 7th साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न कहाँ है? 7th हाउस में है। तो फर्स्ट हाउस में सन है तो 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। हाउस पकड़ लो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हाउस ले लो, साइन को मतलब हाउस ले लो। इजी अंडरस्टैंडिंग, आराम से समझ में आ जाए। एक ही बात है, बाद में हम तो एक ही तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो सन जो है 7th हाउस को अपने एस्पेक्ट करेगा, मून भी अपने से 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, मरकरी भी अपने से 7th हाउस को ही एस्पेक्ट करेगा, वीनस भी अपने से 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, जुपिटर अपने से 5th हाउस को भी करेगा, 7th हाउस को भी करेगा और 9th हाउस को भी करेगा, 3 हाउसेस को करेगा। सिमिलरली मार्स भी जो है वो अपने से 4th 7th और 8th, सैटर्न 3rd 7th एंड 10th। तो जहां पर बैठा वहां से तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर सैटर्न के लिए हो गया। तो 3rd सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 3 फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करेगा। फिर 4 5 6 7 इसको तो करेगा ही, डायगोनली ऑपोजिट है, इसको तो करेगा यहाँ 5th हाउस को। फिर यहाँ 8 9 10 8th हाउस को करेगा। ये क्लियर हुआ? थोड़ा ऐसे ही बाकी सारे करेंगे। राहु केतु अपने से 5th एंड 9th को करेंगे। तो म्यूचुअली एस्पेक्ट वाले जो साइंस है उनका अलग रिलेवेंस है, नॉर्मल एस्पेक्ट का अलग रिलेवेंस है। म्यूचुअली एस्पेक्ट में थोड़ा सा दोनों प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं एक ही दशा के अंदर, जब भी जिसकी दशा आएगी उसमें। तो इसका कोई एनी रीजन है कि सन और मून और मरकरी ये सब सिर्फ 7th करते हैं बाकी नहीं करते, या इट इज रूल एंड वी हैव टू टेक इट एज रूल है,
ये भी रूल है। अब ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मैंने भी टीचर से अपने पूछा था एक बार कि ये सिर्फ ये ऐसी कोई क्वेश्चन था उसमें ऐसी मैंने थोड़ा, तो कहता अब ये तुम ये भी पूछ सकते हो कि सन को सन क्यों बोलते हैं, मून को मून क्यों बोलते हैं, ठीक है, जुपिटर जुपिटर क्यों बोला जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल वाजिब बात है, ठीक है। तो फिर उसके बाद चुप हो गया, रूल है तो ठीक है, रूल ही ठीक है, इसीलिए मैं पूछा रूल है या मतलब रूल है, रूल है, ये रूल ही पाला जाता है। और एस्पेक्ट्स का बेसिकली जो रिजल्ट है वो कई बार जो बड़े प्लैनेट्स जो ये अपने मरकरी, जुपिटर, ये सैटर्न, मार्स, ये जो मेलेफिक वाले अगर आप देखेंगे इनके मोर देन वन एस्पेक्ट्स है, तो ये अपने से ज्यादा खतरनाक वो करते हैं। और इनके एस्पेक्ट जो है ये बड़े ही अलग अलग तरीके से पढ़े जाते हैं। कुछ लोग किसी एस्पेक्ट को बड़ा अच्छा मानते हैं, कुछ लोग एस्पेक्ट्स को बहुत बुरा मानते हैं। जैसे मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया था, जुपिटर के एस्पेक्ट्स जो हैं बड़े अच्छे माने जाते हैं, उस सॉरी जुपिटर के एस्पेक्ट्स खराब माने जाते हैं, सैटर्न के एस्पेक्ट्स बड़े अच्छे माने जाते हैं, या वाइसी वर्सा, सॉरी वाइसी वर्सा, कोई ये यूज होता नहीं, मतलब फालतू का लॉजिक है। बट जुपिटर जो एस्पेक्ट करेगा उस हाउस को खराब करेगा, सैटर्न जिसको उस हाउस को अच्छा करेगा, जिस हाउस को एस्पेक्ट करेगा सैटर्न उस हाउस को खराब कर देगा। जुपिटर अच्छा करेगा, सैटर्न खराब करेगा, ऐसा जनरली माना जाता है। तो ये लॉजिक हो सकता है ना कि लाइक फॉर जुपिटर इट्स 5, 7 एंड 9, तो 5 शायद से एजुकेशन है इसलिए, आई डोंट नो। अरे 5th हाउस है जहां पर भी बैठा उससे कोई एजुकेशन से मतलब नहीं है। नहीं, दैट अच्छा, दैट लॉजिक इज नॉट। आप लोग ना अभी कंफ्यूज उसमें मत करो, आप लोग प्लीज एक ही चीज पे अभी ध्यान दो कि हम लोग अभी इस वाले, अच्छा ये हॉरोस्कोप लगा हुआ है, इसमें अब मैं सारे प्लैनेट्स डाल देता हूँ। चलो इसमें मैं प्लैनेट्स बाकी सर एक चीज और है, ये जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के पराशरी केपी वगैरह है, सब में यही एस्पेक्ट एक्सेप्ट करते हैं यूनिवर्सली या अलग अलग है? यही है, सब में यही है, सब में यही है। हाँ, एस्पेक्ट और ये सब डेफिनेशन सबकी एक ही है, यूसेज पे है, कौन किसको कैसे यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, कौन किसको कितना यूज करेगा। अच्छा मैंने सन यहाँ डाला है ना, और अगर कोई राज ज्योतिष होगा, ठीक है, बड़ा भयंकर वाला, तो वो मरकरी को इधर कर देगा कहीं। आप ऐसे देखेंगे ना, विजिटिंग कार्ड आते हैं ज्योतिषों के, किधर किधर को दिखाओ, तो उसमें सन और मरकरी कभी 180 डिग्री पे भी दिख जाएंगे आपको, बट या वीनस और मरकरी एकदम बिल्कुल ऑपोजिट दिख गए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। सन, मरकरी, वीनस, ये तीनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नॉट मोर देन 50 डिग्रीज। तो हमेशा सन जो है यहाँ पे मरकरी वीनस आएगा, सन मरकरी वीनस एक दोनों मतलब विद इन 2 हाउसेज, मैक्सिमम 3 हाउसेज में मिलेंगे, इससे ऊपर कभी भी नहीं मिलेंगे। सन मरकरी वीनस ये हो गया। अब ये हमने वैसी कुंडली बना दी, इसी में हम प्रैक्टिस कर लेते थोड़ी सी कि कौन कौन से प्लैनेट जो है क्या क्या किस किस हाउसेस का रिजल्ट देंगे, पूरा कंप्लीट अभी किस किस हाउसेस का रिजल्ट देंगे, उसमें हम प्लैनेट की प्लेसमेंट भी डालेंगे। हो गए सारे प्लैनेट मेरे ख्याल से, जुपिटर, मार्स, सन, मून, मरकरी, वीनस, केतु, राहु, ठीक है, उसमें हम सब कुछ डाल देंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी, सन, अब लोग सन बता दीजिए, इसमें इसको नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। केतु, अब आप लोग ये बताओ केतु कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन से हाउस में बैठा हुआ है, उसके एस्पेक्ट 5th और 9th हाउस है। तो हमें क्या क्या बात करनी है, हमें बात करनी है प्लैनेट के केतु 6th हाउस, हाँ प्लेसमेंट, फिर उसके बाद हमने देखना है लॉर्डशिप, और फिर उसके बाद हमने देखना है इसमें ऊंच नीच भी बना लेते हैं इसके अंदर ही, और एस्पेक्ट्स, और ऊंच नीच वैसे बता देना कौन सा प्लैनेट ऊंच का है नहीं है, मूल त्रिकोण राशि में है कि नहीं है, वैसे तो डाला तो कोई भी नहीं कहीं पर, बट स्टिल यू कैन से कोई क्या है। तो चलो अभी प्लेसमेंट, केतु इज इन 6th हाउस, वेरी गुड चीज, 6th हाउस में। लॉर्डशिप किसकी है, केतु की है किसी की? नहीं है। वेरी गुड। एस्पेक्ट 5th एंड 9th हाउस, तो 5th एंड 9th हाउस अपने जहां पे 6th है
वहां से 5th एंड 9th हाउस कौन कौन से होंगे? 10th आएगा ना? 5th is 10th house. 1 2 3 4 5 10th हाउस बिल्कुल। 10th और second. second, yeah, second. सेकंड तो आप सब लोग बोल रहे तो मान लेते हैं। केतु वीनस Venus is posited in Second house. सेकंड हाउस में वीनस चलेगी, ठीक है। Venus second लॉर्ड house. लॉर्ड कौन कौन से हाउसेस का है? Second Venus- and 7th. 4th. हाँ, second and 7th. Second, no, Taurus. So नहीं। second and 7th. सेकंड एंड 7th का है, बट नंबर हाँ। 2 Fourth कहाँ house लिखा में। हुआ है, वो वाला हाउस कौन सा है? अच्छा, नंबर 6 11th कहाँ house. 11th house. 11th house. हाँ जी 11th और 11th and 7th. 4th. नहीं. Sir, Venus 4th. 11th and 4th. बिल्कुल ठीक, अब आया। और एस्पेक्ट किसका है? एस्पेक्ट कौन कौन से हाउसेस को करेगा वीनस? Aspect 7th. 7th house. So, 1. हाँ 7th अपने से 7th को करेगा। कौन सा हाउस है वो? This 8, no? 8th house. 8th house. बिल्कुल। यहाँ अब Confused at 4, 11 नहीं समझा मुझे। Sorry. आपने सब चलो 4 11 नहीं समझा, फिर से समझते हैं, ठीक है। वीनस क्या कहाँ पर है? सेकंड हाउस। Second सेकंड house. हाउस में, तो हमने सेकंड हाउस आते। कौन कौन सी राशियों का लॉर्ड है? नंबर 3 2 और 7 है, 2 और 7, सॉरी 2 और 7 का है। 2 और 7 कौन कौन से हाउसेस में है यहाँ पे? 4th and 11th। बस वही नंबर 2 ये 11th हाउस है। आपने शायद वो सब एक साथ लिख दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। 2 4 11। ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही याद करना है हमने। 2 4 11 क्यों? क्योंकि ये 2 4 11 जो है, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं जल्दी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि कैसे कौन सा प्लैनेट, बेसिकली हमें देखना है कौन सा प्लैनेट किन किन हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है और किन हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये 2 चीजें हमें चेक करनी है, ताकि जब उनकी दशा आएंगी तो हम उन हाउसेस को पढ़ पाए कि ये दशा चल रही है, इसका मतलब ये वाले हाउसेस में हलचल होगी, काम होगा इन हाउसेस का। अब सन बताओ जरा मेरे को, सन कौन से हाउस में है? First house. सन फर्स्ट हाउस। किस हाउस का लॉर्ड है? 5th house. हाउस का तो है 5th, साइन का लॉर्ड है। 5th साइन कौन सा हाउस में है? Second house. वेरी गुड, चलिए जी। और एस्पेक्ट किसको कर रहा है? 7th house. 7th house. 7th house। So 1. मून Moon is in 4th house. ठीक है जी। 7th। वो फर्स्ट हाउस को लॉर्ड है। किसका लॉर्ड है? फर्स्ट हाउस। चलो जी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, बहुत अच्छी बात है। और एस्पेक्ट किसको कर रहा है? एस्पेक्ट Seventh. 7th। एक मिनट। हाँ 7th। 10 नंबर आ चुकी 10 नंबर हो जाएगा ना? है। 7th हाउस। अपने से 7th हाउस, तो उसका मून यहाँ 10 नंबर 4th हाउस में बैठा है, तो वो ऑब्वियसली यार, अब एक इजी तरीका बताया था आपको, जहां बैठा हुआ ना प्लेसमेंट, उसमें 6 नंबर 6 + 6 कर दो 7वें एस्पेक्ट के लिए, बाकियों के लिए नहीं, सिर्फ 7वें एस्पेक्ट के लिए। 9। मार्स 7th house. 7th हाउस। लॉर्ड कौन से हाउस का है? First and 8th. हाँ, First तो and कौन- 8th. So first is 10th. 10th, very yeah. good. 10th and 8th will be 5th. Very good. Yeah, 5th house. 7 5 10। और ये लॉर्डशिप, ये एस्पेक्ट क्या है मार्स के? 10th. Mars is 4 4, 7 7, 8. तो कौन से हाउसेस हो गए? 10th ना, 10th. Mars. 10th और First कैसे? First.
सेवेंथ ना एस्पेक्ट, सेवेंथ है ना, जहां पर बैठा है उसका ऑपोजिट तो वो एक्सपेक्ट कर ही रहा है। तो मार्स Okay. अगर सेवेंथ में बैठा तो फर्स्ट को तो एस्पेक्ट कर ही रहा है, तो सेवेंथ एस्पेक्ट तो वही हो गया। Okay. और 4 7 8 था, तो एट्थ एस्पेक्ट कौन सा हुआ? ऑब्वियसली 2 हुआ। राहु 12th हाउस, 12th house. हाँ और Lordship लॉर्डशिप तो है नहीं नहीं है। कोई। नहीं, चलिए 4th 5 हाउस, और 9। 4th हाउस, सर मार्स 5वें घर का स्वामी नहीं हुआ सर, लॉर्डशिप 5वें घर का। नहीं, स्वामी किसने कही? 5वें घर का किसने स्वामी बता दिया? फिर सन क्या हुआ? Sun कौन सा है? is the lord of 5th house. हाँ, तो सन है। राहु और केतु को लॉर्डशिप नहीं दी गई है, कोई लॉर्डशिप नहीं किसी भी साइन की। लोगों ने बना रखी है, उनकी मूल त्रिकोण साइन भी बना रखी है, सब कुछ कर रखा है, बट है नहीं। और राहु को जो है हम लोग राहु यहाँ पर होगा कौन सा? 5th एंड 9th एस्पेक्ट होगा। तो कौन सा एस्पेक्ट हुआ राहु का? 4th and 6th हाउस, 5 and 9. अरे 5th एंड 9th है ना, तो कौन सा? राहु कहाँ पर है? 12th हाउस में है। 4th हाउस ना, 4th and 6th, 1 2 3 4 5 बिल्कुल 4th हाउस एंड 6th, 5th 6th नहीं 4 5th 6th 7th 8th 9th 8th। एक मिनट, आराम आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जब तक दिमाग में बैठेगी नहीं आगे इसको बिल्कुल एकदम कुंडली में यही सब देखना है हमने, और क्या करना है, यही सब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। केतु कहाँ पर बैठा हुआ है? 6th house. 6th हाउस। Aspect 5 and 9. 5. 1, 2, 12th house 2, 3, 4. 11th? 10th? Oh. Including it. Okay. we have taken ना earlier, 10th. 9th कौन सा है? second house 5, 6, 7, 8, second house 9. सेकंड हाउस है। तो केतु लिया है ना, 2nd house. केतु लिया था पहले। अरे हाँ, केतु लिया था, चलो कोई नहीं, इसको हटा देते Jupiter will come ना, Practice हो हैं। गया. राहु जुपिटर, Jupiter, Saturn, Mercury, बिल्कुल बिल्कुल जुपिटर मैं लिख लेता हूँ पहले। सैटर्न, जुपिटर कहाँ पर है? 7th house, 7th house. लॉर्ड Or 9th and 12th. So it will be 9th will be 6th house and 12th. 12 is 9th house. Okay. 11 Aspect 11 आएगा, 11th house, 11th हाउस को 5. एस्पेक्ट कर रहा है। 5, 7, 9. So 5 1 2 3 4 5 yeah, बिल्कुल 11, बिल्कुल। yeah, और 1, 2, 1 3, और 4, first 5. house and then 9th 7 8 9 second house, नाइन्थ तो थर्ड हुआ ना, 7th अगर फर्स्ट हुआ हाँ तो 8th और 9th। हाँ yeah sir, 3 sorry, third house, सैटर्न कहाँ पर है? Saturn 11th house. 11, 10 and 11. So 7th and 8th. वेरी गुड जी। चलिए Aspect is 3, 7, 10. So first house, 1, 2, 3. then 7. 6th and 10th ना, 7 8th house 10th. 10 8th 10th house, house 8th house 8th house, चलो मरकरी 2nd house. Lord of 3rd. 7. 3rd 12th. 12th house correct 12th house. लॉर्ड ऑफ 12th 3 and and 6। 6. So 6 is
Third house. Third and 12th, no? Yeah, Three. हाँ वही 12 आएगा. Aspect. Aspect 7th house. 1, 2, 3, 4, 5, करो ना उसका 6, opposite. 7. 7 तो opposite हो गया, तो 8th house हो गया. 8. Yeah. ठीक है ना. तो 7th एस्पेक्ट बड़ा इजी है, 6 ऐड कर दो उसको तो 7th एस्पेक्ट आ गया. और प्लस जो भी हाउस है उसको -1 कर देंगे तो कोई भी हाउस आपको मिल जाएगा एस्पेक्ट में. तो ये सारे प्लैनेट इन हाउसेस का रिजल्ट देते हैं. कब देंगे? जब इनकी दशाएं आएंगी. अब रिजल्ट देते हैं का क्या मतलब हो गया इसमें कि देयर आर कपल ऑफ वेज टू लुक एट इट. अभी हम इसमें ऊंच नीच भी निकाल सकते हैं, कौन से प्लैनेट ऊंच के कौन से प्लैनेट नीच के. ठीक है, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं विच आर द प्लैनेट्स विच आर एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड इसके अंदर. लेकिन अभी हम वो चेक करेंगे और हम ये बताएंगे कि फिर डिग्री चेक करेंगे इनकी कि कौन सा प्लैनेट किस अवस्था में है, क्या चीज है. एंड देयरफॉर वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि ये प्लैनेट जो है किस टाइप का रिजल्ट देने वाले हैं. प्लैनेट पॉजिटिव है कि प्लैनेट नेगेटिव है. दैट इज वन वे. अभी हम जो नाड़ी में पढ़ते हैं या जो केपी वगैरह में, इन सब में कोई भी प्लैनेट का किसी भी तरीके का ये जो रेट्रोग्रेशन कोई भी जो ट्रेडिशनल तरीका है इसको हम नहीं मानते. व्हाट वी बिलीव इन दिस इज, व्हाट वी से इज कि प्लैनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देगा और अपने नक्षत्र जिसे नक्षत्र उप स्वामी बोलते हैं या सब लॉर्ड बोलते हैं, सब लॉर्ड का भी उप नक्षत्र स्वामी का भी रिजल्ट देगा. नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी. तो ये चीज हम अभी करेंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले अभी मोटा मोटी समझ लेते हैं कि क्या होगा. तो जैसे मान लीजिए अभी वीनस की दशा नहीं, क्या होगा इस कुंडली के अंदर वीनस की दशा चलेगी तो क्या चीज होगी. एनी गेसेस, आप लोग गेस करो क्या होगा. हमने जो कुंडली का निचोड़ था वो इधर लिख दिया साइड में. ये साइड में जो कुंडली का जो हमें जो पढ़ना चाहिए हमने उठा के इधर नोट कर लिया है कुंडली को बिना देखे. अब हम इस चार्ट को देखकर भी बता सकते हैं. मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. जैसे वीनस जो है किन किन हाउसेस का रिजल्ट देगा. वीनस रिजल्ट देगा 2nd हाउस का, 4th हाउस का और 11th. अब 2nd हाउस किस चीज का हाउस है? Accumulation और Wealth. हाँ, Accumulated wealth. ये सबसे पहले तो इसी का मतलब यही सबसे तलाश रहती है कुंडली में. मतलब 2nd हाउस कौन कौन से हाउस है, कोई कौन से प्लैनेट, दूसरा वाला नंबर 2 हाउस. सब 2 ही प्लैनेट तो अच्छे हैं. पैसा देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कौन से प्लैनेट्स हैं. और ठीक है, नंबर 2 हो गया एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस. नंबर 4 कौन से चीज का हाउस है? 4 is mind and mother and mind. Other mind. मून का है. और प्रॉपर्टी क्या? Emotions. अरे इमोशंस तो सब सेकेंडरी है. प्रॉपर्टी व्हीकल. हाँ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी व्हीकल. आदमी प्रॉपर्टी खरीदेगा नहीं खरीदेगा, अपना घर का है, घर का हाउस है. आदमी घर कब बनाता है? जब 4th हाउस एक्टिवेट होता है. और फिर उसके बाद 11th हाउस क्या है? fulfillment of desires and gain social circle gain. बिल्कुल रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स. अब आपको हमेशा प्रेडिक्शन करनी है, कुछ भी पढ़ना है अगर 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है. और वो सारी की सारी, चाहे वो केपी हो, चाहे वो नाड़ी हो, चाहे वो पराशरी हो, हर जगह वही चीज काम आएगी. वो एक है आपको प्लैनेट हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स क्या है, कौन सा हाउस क्या बताता है, सबसे पहली चीज. दूसरी चीज उस प्लैनेट के क्या सिग्निफिकेटर्स है. फिर तो हम ये निकाल ही लेंगे कहाँ प्लेस्ड है और किस किस का लॉर्ड है. बट प्लैनेट का सिग्निफिकेटर क्या है? तो वीनस का सिग्निफिकेशन क्या है? वीनस का सिग्निफिकेशन है मैरिज, स्पाउस, लग्जरीज, कन्वेंस, व्हीकल. तो ये आदमी जब वीनस की दशा आएगी, इस केस में जो हम बात कर रहे हैं, तो 2, 4, 11 मतलब फैमिली रिलेटेड चीजों की हम बात करें तो वीनस जो है नंबर 2 हाउस विच इज योर एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और 11 नंबर लगा हुआ साथ में,
इसका मतलब 11 नंबर को गेन होगा, तो सेकंड का भी गेन होगा, फोर्थ का भी गेन होगा। बट ये चूंकि वीनस की दशा है और हम इसलिए इसमें बोलेंगे ये गाड़ी खरीदेगा, घर नहीं बनाएगा। फोर्थ हाउस कुड बी हाउस, बट हाउस जो है, प्रॉपर्टी जो है, वो प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन है मार्स और सैटर्न का। तो जब मार्स और सैटर्न में ऐसा नंबर आएगा तो हम बोल सकते हैं वो घर बनेगा। या वीनस की दशा में मार्स की भुक्ति आएगी तो हम बोलेंगे कि हाँ ये उस टाइम पर घर की बात करेंगे। बट अभी वीनस की अगर हम बात करें अकेले, तो वीनस जो सिग्निफाई कर रहा है, अकेला वीनस जो सिग्निफाई कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरा टाइम आने तो मैं आदमी को माला माल करूँ। क्यों? क्योंकि सेकंड और 11th हाउस, जब भी कोई भी प्लैनेट सेकंड और 11th हाउस को सिग्निफाई करेगा, वो प्लैनेट वो आपका मजेदार गेम्स देगा, बहुत बढ़िया गेम्स देगा, जबरदस्त गेम्स के दिशा में मैरिज का भी पॉसिबिलिटी होता है? बिल्कुल है, मैरिज की पॉसिबिलिटी है, वेरी गुड। But your 10th house is not there still. हाँ, वीनस अगर आया तो वो देखो प्लैनेट का कारक तत्व क्या है, जिसको हम कारक तत्व बोलते हैं या मेन सिग्निफिकेशन कहते हैं, वो चीज है। तो वीनस शादी कराता है, तो वीनस की दशा जब भी आएगी, वीनस का टाइम जब भी आएगा, तो वो शादी के लिए आपको करेगा। और सेकंड और 11th हाउस को भी बता रहा है, मतलब सेकंड हाउस इज योर फैमिली हाउस, उसका गेन बता रहा है। तो यस, शादी भी फैमिली का गेन ही है, तो वो भी इसी कुंडली को लेके एक क्वेश्चन है, मैरिज इज ओनली कंसर्न है अभी इसमें। 7th हाउस इज फॉर मैरिज, फॉर स्पाउस। ओके, वीनस की दशा चल रही है सपोज अभी, तो इसी कुंडली पे तो मैरिज और का हाउस एक्टिवेट हो सकता है। आई मीन, इज इट एक्टिवेटेड और व्हाट कैन वी से अबाउट दैट, है कि नहीं है? सो 7th हाउस इज फॉर, तो जब भी हम इस पे बोलेंगे, जब भी 7th हाउस का, अभी 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। हाँ, कहाँ बैठा हुआ है? जुपिटर उसमें बैठा हुआ है। तो वीनस के पीरियड के बीच में जब भी जुपिटर का पीरियड आएगा, दैट विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर गेटिंग मैरिड। अच्छा, वो शादी ओके, बिकॉज़ जुपिटर इज इन द 7th हाउस, दैट्स व्हाई 7th को भी तो एक्टिव, बिल्कुल आपने सही बोला, 7th को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो जब भी वीनस जुपिटर अंतरा भी आएगा तो भी हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा, तो भी वीनस इतना पावरफुल है कि वो अपने आप शादी करा देगा। अगर उसको टाइम करना है आपको इवेंट को, तो आप फिर वो जुपिटर का टाइम देखोगे, अगर आपको किसी को बताना है तो वीनस में जुपिटर कब आएगा, तो वो चीज हम उसमें उस टाइम पे देखेंगे। बट अदरवाइज आल्सो वीनस इज गुड इनफ इन दिस हॉरोस्कोप टू टेल यू कि ये शादी हो जाएगी इसमें। वीनस अकेला काफी होता है, बहुत है, मतलब वीनस शादी, अफेयर, इन सारी चीजों के लिए वीनस इज वेरी पावरफुल प्लैनेट। अब सन आया, अब सन की दशा आई, इसी केस में देखते हैं। तो सन में कौन कौन से प्लैनेट्स लिखे हुए हैं हमने, ना हाउसेस लिखे हुए हैं? First house, first and second, फर्स्ट एंड सेकंड हाउस लिखा है, हाउस लिखा ना इधर, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड हाउस सेल्फ में। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब जब भी सन का टाइम आएगा तो क्या चीजें एक्टिवेट होंगी? सेल्फ, अपना self, ठीक है, सेल्फ का, अपनी आपकी खुद की वगैरह ऐसा कुछ, हाँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह ऐसा अदर, सेल्फ एंड फैमिली, सेल्फ एंड फैमिली। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये इस तरीके से बता रहा हूँ कि प्लैनेट का टाइम आएगा तो कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेट होंगे एंड वो। अब हम इसको उल्टे तरीके से भी पढ़ेंगे बाद में कि हाउस ये है और उसका लॉर्ड कौन है, लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि सन किसका लॉर्ड है, तो इसको उल्टे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी तो सन क्या है, अभी सन अभी इसमें सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो सन का जब भी एक्टिव हो, जब भी टाइम आएगा तो कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेट होंगे? फर्स्ट हाउस एक्टिव हो जाएगा और सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड हाउस सेम वेल्थ का हाउस है और गेन का हाउस है, मतलब सेकंड हाउस इज एक्यूमुलेटेड वेल्थ, नॉलेज एंड योर फैमिली। तो ये सन के टाइम पे ये दो तीन चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, तो मतलब पैसा कमाना शुरू कर देगा। अब सन किस चीज का कारक है, किस चीज का कारक है? सन का अपना सिग्निफिकेशन किस चीज? प्रोफेशन और फादर और तो फादर से पैसा मिलना तो 8th हाउस का काम है, वो 8th हाउस का काम है।
तो हम सन में तो नहीं बोलेंगे कि 8th हाउस वाला भी काम आ रहा है, क्योंकि वो तो 1 और 2 बता रहा है। सो ये कह सकते हैं प्रोफेशन के थ्रू पैसा आएगा, क्योंकि सन प्रोफेशन का कारक है, वो है ना प्रोफेशन का कारक। तो जब भी सन का टाइम आएगा देन आपको खुद परिश्रम करना पड़ेगा, खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद आपको काम करना पड़ेगा, एंड थ्रू योर प्रोफेशन देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग मनी, बिकॉज सेकंड हाउस भी एक्टिवेटेड है। बट वी कांट से कि मनी गेन है इसमें, क्योंकि 11th हाउस इज मिसिंग, 11th हाउस इज मिसिंग। अब इसी तरीके से हम ये पढ़ सकते हैं कि मून कहाँ पर है, मून कौन कौन से हाउसेस बता रहा है? मून फर्स्ट का तो 4 लॉर्ड है and 1. और फोर्थ में बैठा हुआ है, तो फर्स्ट का लॉर्ड है, फोर्थ में बैठा हुआ है, विच मीन्स दैट मून 1 फर्स्ट एंड 4 का डिनोट कर रहा है। अगेन सेल्फ और फोर्थ हाउस मतलब फैमिली, ज्वाइंट फैमिली हो गई, मदर हो गई, इमोशंस हो गए, गाड़ी और ये सब चीजें हो गई। तो 1 और 4 तो अपने घर की बात कर रहे हैं कि अपने घर का कुछ घर पे काम, घर पे चीजें, बाकी वो सब मून विल एक्टिवेट दीज 2 हाउसेस। Mars is talking about 7, 5 and 10. 7th house is for spouse, 5th house is for love and 10th house is for fame, या करियर हो गया, या आपका कर्म स्थान है बेसिकली, तो काम का स्थान हो गया। तो लव रिलेटेड प्रॉब्ली लव मैरिज भी हो सकती है इसमें मार्स के टाइम पे, क्योंकि 5th एंड 7th का बता रहा है वो, 5th का लॉर्ड है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज देयर। 5 and 7 and then 5, 7, 10 है, तो ये कुछ बिजनेस भी है, 7th हाउस बिजनेस ऑल्सो, तो बिजनेस में फेम भी मिल सकता है, और बिजनेस आप स्पेकुलेशन का भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट और ये सब चीजें जो है वो 5th हाउस का डोमेन है। तो मार्स इन सब चीजों को डिनोट कर रहा है। राहु तो अभी 12th हाउस, ये राहु को और तरीके से पढ़ा जाएगा, तो राहु इज इन 12th हाउस। तो राहु को जब भी राहु की दशा आई तो 12th हाउस खर्चा ही बढ़ाएगा। 12th हाउस का है तो हर चीज का खर्चा बढ़ेगा, जो चीज उसके साथ आते रहेंगे उनका खर्चा राहु बढ़ाता रहेगा। जुपिटर 7, 6 and 9 अगेन 7th हाउस, 6th हाउस जॉब बिजनेस, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी और फेम और लक। तो किस्मत साथ देगी आपके काम में और काम बिजनेस के अंदर विद जुपिटर की दशा आते ही। और ये वो भी बता रहा है कि ये शादी भी पॉसिबिलिटी है, बट ये अरेंज मैरिज की बात कर रहा है, लव मैरिज की बात नहीं कर रहा। अरेंज मैरिज क्यों? क्योंकि देयर इज नो 5 इन्वॉल्वड इन दिस, 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कहीं पर भी, 5th हाउस एक्टिवेट नहीं हो रहा जुपिटर का टाइम। व्हेन जुपिटर की महादशा में मार्स भी एक्टिव हो जाएगा, राइट? क्योंकि साथ में बैठे हुए हैं मार्स जिन हाउसेस को, तो वो एक्टिव, वो आपको करा सकता है। वो आप कह रहे हैं उससे लव मैरिज पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, उससे वो पॉसिबिलिटी है, वो अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा। जुपिटर की महादशा में मार्स भी एक्टिव होगा, एंड मार्स का भी अपना रोल है प्ले करने के लिए, तो वो करा सकता है काम। सैटर्न की दशा में क्या होगा? सर हार्डवर्क करवाएगा। सैटर्न हार्डवर्क तो कराएगा, एक और चीज करवाएगा। सैटर्न में क्या आ रहा है? 7, 11, 8, 11, 7, 8, 11। ये लेगेसी का पैसा दिलाएगा, दहेज दिलवा सकता है, ये लेगेसी का पैसा दिलवाएगा आपको, इंश्योरेंस का पैसा दिला सकता है, ये रिश्वत का पैसा दिला सकता है। अनअर्न्ड इनकम, आपकी अनअर्न्ड इनकम जो है उसको बताता है आपका 8th हाउस। तो सैटर्न 7th हाउस क्या बताएगा? 7th हाउस कुछ नहीं बताएगा, 7th हाउस का भी काम जो बिजनेस है आपका, जो शादी है वही बताएगा। बट सैटर्न के साथ कोई गलत हाउस, गलत वो नहीं अटका मिला है इसके अंदर अभी। हम ये नहीं कह रहे कि गलत कोई, मतलब कोई और 8th एंड 12th दोनों ही साथ में है तो वो प्रॉब्लम करेगा। सैटर्न में 11th, 7th और 8th है, तो शादी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा थोड़ा बहुत। सैटर्न का नेचर थोड़ा नेगेटिव है, तो हो सकता है शादी थोड़ी सी डिस्टर्ब करे, या वैसे भी मतलब
पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की, बट नॉट मच, विल नॉट से कि ज्यादा डिस्टर्ब करेगा इस तरीके से। बट लेगेसी का पैसा ज्यादा मिलेगा, पॉजिटिव चीज देखो ना, पैसा जब मिलने वाला है तो लेगेसी की इनकम होगी, लेगेसी का पैसा मिलने वाला है। 8th एंड 11th बता रहा है वो, 7th एंड 11th गेन ऑफ मैरिज, गेन ऑफ बिजनेस बता रहा है, गेन है ना। 11th हाउस जहां पर भी जो प्लैनेट 11th हाउस और साथ में किसी और हाउस को डिनोट करता है, ये पक्की बात है उस टाइम का जब भी उसका दशा या उस पीरियड में आएगा वो उसका गेन ही कराएगा, उस हाउस का आपको गेन होना ही होना है। इस केस में मैरिज में तो गेन का कोई वो नहीं, मैरिज में गेन इज अगेन, मैरिज का अगर आप पकड़ते हैं या बिजनेस का गेन पकड़ेंगे, इन दिस केस विल टॉक अबाउट बिजनेस, ये बिजनेस का गेन कराएगा बिजनेस में, क्योंकि 7 और 11 को डिनोट कर रहा है। मरकरी कर रहा है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और 12th हाउस को डिनोट, तो ये सेकंड हाउस और थर्ड हाउस ये दोनों अपने कम्युनिकेशन का हाउस, ट्रैवल का हाउस, और 12th हाउस भी ट्रैवल का है, तो ये मरकरी का टाइम आते ही 3rd एंड 12th हाउस एक्टिवेट हो गए, फैमिली के साथ वेकेशन में आने जाना है, ये ऐसा कुछ मरकरी बता सकता है, बिकॉज 3 and 12 इज ऑल्सो एक्टिवेटेड एंड सेकंड हाउस इज ऑल्सो एक्टिवेटेड। ये बहुत ही एक ऊपर तरीके से पढ़ने का एक तरीका मैंने आपको ऐसे बताया कि किस तरीके से हम रिजल्ट किस दशा में किसका आएगा, कौन कौन से हाउसेस का रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा वो हम चेक कर सकते हैं। तो हम कोई सी भी कुंडली लगा सकते हैं एंड वी कैन चेक फॉर दैट कि अभी किस चीज का रिजल्ट लाइफ में आ रहा है या क्या चीज चल रही है लाइफ में, बिकॉज उसी चीज की वही प्लैनेट जो हाउसेस डिनोट कर रहे हैं उन हाउसेस का रिजल्ट आपकी लाइफ में आ रहा होगा। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी पूछिए। आपने जो तरीका करा है ना प्लेसमेंट लॉर्डशिप एस्पेक्ट, it's a very beautiful way of understanding a kundli actually, that's the right way and very beautiful way। तो हम लोग जैसे अभी आप करा रहे थे ना केतु वीनस सन मून, तो वैसे वैसे हम लोग अपने एक सपोज एक कुंडली ओपन किया है तो एक एक ऐसे सब प्लेसमेंट लॉर्ड एस्पेक्ट्स करके एक एक लाइन बनाते जाना है, राइट? रीड, आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग द कुंडली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी करना, ऐसी स्टोरी बनाते जाना है कि ये केतु ऐसे है तो उसका ये है, वीनस ऐसे है तो उसका ये है, उसका ये इफेक्ट होगा। सो एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग द कुंडली, राइट, व्हेन यू मेक ऑल द लाइंस एंड देन दशा देखनी है, करेक्ट ना? हमने अपने पहले तो प्लैनेट क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि फिर मुझे कुंडली देखने का झंझट नहीं बचा। कुंडली में क्या देख रहा है हमने, कुंडली में ये देख रहे हैं ना कि प्लैनेट किस हाउस का लॉर्ड है, और हमें वो हमने लिख लिया साइड में। अभी हमें आइडिया है कि ये प्लैनेट जो है ये चीजें बता रहे हैं। अब हमने दशा देखनी है, भुक्ति देखनी है, अंतर देखना है कि कौन कौन से प्लैनेट आए हैं, क्या क्या चीजें बताएंगे, तो हमारी लाइफ में क्या होगा, बेसिकली किन किन एरियाज में एक्शन होगा। एक्शन अच्छा होगा हम वो नहीं बता पाएंगे, बट कौन कौन से हाउसेस, कौन से वो प्लैनेट क्या क्या चीजें बताएगा बेसिकली वो हम जरूर बता पाएंगे कि उस टाइम पे हमारी लाइफ में क्या क्या होगा। वो बहुत अच्छे के लिए होगा, बहुत खराब के लिए होगा, दैट वी कांट टेल, क्योंकि वो अभी हमने सीखा नहीं। ठीक है, बट हाँ इतना जरूर सीख लिया कि अब ये प्लैनेट आया तो ये मेरे इन हाउसेस में इन चीजों में हलचल शुरू होगी। ये चीज इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं इनको पढ़ने के, बट सिंप्लीफाइड तरीके से अगर पढ़ना चाहें तो इससे अच्छा तरीका नहीं है कुंडली पढ़ने का, क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने, इसको लिख लिया, स्क्रिप्ट को पूरा लिख लिया, एंड देन वी कैन नाउ रीड दिस, क्या चीज कौन सा प्लैनेट कह रहा है एंड देयरफॉर वो क्या हुआ। अभी क्या है ना, अभी आप सिर्फ ये चेक करें अपनी कुंडलियों में ऐसा स्क्रिप्ट बना के ये लिख के कि क्या वो वाले एरियाज का रिजल्ट आपकी लाइफ में आया क्या, जो भी हम बात करें उस टाइम पे। बट ये मत देखें कि अरे मेरा तो लाइफ बड़ी खराब चल रही है या मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है या मेरा तो उस टाइम पे प्रमोशन हुआ था, यहाँ तो कुछ बता ही नहीं रहा, या मेरी तो शादी हुई थी, यहाँ तो कुछ 7th हाउस दिख ही नहीं रहा कहीं पे। अभी वो सब चीजें ना देखते हुए अगर आप सिर्फ ये देखें कि हाँ ये हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ, जरूरी नहीं कि 7th हाउस आपको यहीं पे दिखे, इधर भी दिख सकता है, इन्फ्लुएंस करता हुआ भी, और म्यूचुअली एक्सपेक्ट करता हुआ कोई प्लैनेट होगा तो वो भी दिखेगा। ये दोनों म्यूचुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन जो है ना ये भी आपको पता लगेगा अगर
इसमें देखेगा तो वो क्या पता उसकी दशा चल रही है, उस टाइम पे काम हो गया, उसका टाइम आया हो। तो अभी आप इवेंट में जम करने से पहले सिर्फ अपना ये चार्ट, सबसे पहले तो ये चार्ट बनाना सीखें, क्योंकि इसमें भी बहुत अभी घपले चल रहे हैं, अभी सबके हिले हुए हैं वो हाउसेज और जो राशियों के नंबर है, वो फर्स्ट क्लास से हम शुरू कर रखा है हमने करना लॉर्डशिप और वो, बट स्टिल अभी तक जो है वो पक्का नहीं है। वो पक्का हो जाए देन यस इट इज वेरी इजी कि हमें आइडिया हो जाएगा कौन सा हाउस का लॉट क्या है, कैसे है। इसके बाद हम और भी आगे फिर करेंगे। अभी एक काम कर सकते हैं, अभी इसमें मैं देख लेता हूँ कौन सा और बचा हुआ अभी टॉपिक, एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन के बाद एस्पेक्ट्स। हाँ, अब चलिए थोड़ा सा ट्रांजिट की बात कर लेते हैं। ये हो गया एक, ये कुंडली ऐसे हम लोग हर समय एक एक लगा के जरूर चेक करेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिट, ट्रांजिट क्या है? जैसे ट्रांजिट की अगर हम बात करते हैं तो एक राशि के अंदर एक प्लैनेट कितना टाइम स्पेंड करता है बिफोर मूविंग टू अनदर साइन। बेसिकली ट्रांजिट जो है एक एक राशि, मतलब प्लैनेट की स्पीड है अपनी चलने की, हर प्लैनेट की अपनी अपनी स्पीड है। कोई प्लैनेट बहुत साल लेते कवर करने के लिए अपना ज़ोडिएक, तो वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे। कुछ सम प्लैनेट्स आर स्लो, सम प्लैनेट्स आर वेरी फास्ट। मरकरी कवर्स 88 में पूरा 365 डेज हमें लगते हैं, मरकरी को 88 डेज ही लगते हैं, तो मरकरी की स्पीड बहुत फास्ट है। तो पीपल, देयर आर सम प्लैनेट्स व्हिच विल मूव वेरी फास्ट, देयर आर सम प्लैनेट्स व्हिच विल मूव वेरी स्लो। तो ये कहाँ मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं? ट्रांजिट वर्ड जो है ये आपने बहुत सुना होगा, ट्रांजिट्स। और ट्रांजिट्स जो है बेसिकली जो करंट पोजीशन है स्टार्स की, कहीं पर भी प्लैनेट्स की, कहीं पर भी जो भी प्लैनेट्स की, नक्षत्र की जो करंट स्टेशन है, करंट सिचुएशन है और करंट मूवमेंट है, उसको हम ट्रांजिट बोलते हैं। तो ये करंट जो मूवमेंट है उसको हम ट्रांजिट बोलेंगे। अब एक वर्ड आपको मैं बताऊं, आपने सुना होगा गोचर। एनी आइडिया गोचर और ट्रांजिट में क्या डिफरेंस है? किसी को कुछ भी सुना किसी ने गोचर वर्ड? सेम ही साउंड करता है। गोचर, ग्रह गोचर कर रहे हैं अभी का। तो गोचर वर्ड जो है, गोचर वर्ड और ट्रांजिट वर्ड, ये दोनों वैसे तो सेम है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ही हम बोलते हैं गोचर का, इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रांजिट है, बट अगेन इसमें मतलब में फर्क है। गोचर जब भी हम बात करते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू मून बात करते हैं कि मून के रिस्पेक्ट, मून कहाँ पर है एंड उसके रिस्पेक्ट पे मून, जैसे मान लीजिए अपनी कुंडली को चंद्र कुंडली जिसको बोलते हैं, जिसमें मून हम फर्स्ट हाउस में कर देते हैं अपना, और बाकी उसमें अलग अलग हाउसेस बनाते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू मून अगर हम ट्रांजिट देखेंगे तो वो बेसिकली गोचर कहलाएगा। और नॉर्मल जो ट्रांजिट है उसकी एक्चुअल ट्रांसलेशन अगर हम हिंदी की देखें तो गोचर नहीं है, वो ग्रहचर है, वो बेसिकली ग्रहचर है। तो वो ग्रहचर है, हम ट्रांजिट पढ़ेंगे तो ग्रहचर पढ़ेंगे, और कौन सा प्लैनेट कितना टाइम लगा रहा है किस साइन के अंदर, ये चीज हर एक का फिक्स टाइम है। सन टेक्स 30 डेज, 30 दिन लेता है। मरकरी, मून टेक्स 2.25 डेज पर साइन, मतलब एक साइन में निकलने में 2.5-2.25 दिन लेता है। हर राशि बदल लेता है हर 2.25 दिन बाद। टोटल जोडियाक का चक्कर ये 27 दिन में लगा लेता है, सबसे क्विकेस्ट। मरकरी टेक्स 30 डेज, वीनस ऑल्सो टेक्स 30 डेज। अभी मैं आपको उसमें वही डायग्राम में दिखाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कि कैसे सन, मरकरी, वीनस हमेशा लगभग एक जैसे ही चलते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाता है 10-12 दिन के लिए कभी कभी बीच में, तो वो हम पढ़े समझेंगे अभी रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है इसके बाद, और रेट्रोग्रेशन इज व्हाट। तो बाकी ये वीनस टेक्स 30 डेज, मार्स टेक्स 45 डेज, मार्स में 45 डेज लगेंगे। जुपिटर इज अ इवेंट इन, अपने आप में एक इवेंट होता है जुपिटर का ट्रांजिट, साल में एक बार होता है। तो बहुत सारे लोग इसको कि जुपिटर कौन कौन सी राशियों में क्या प्रभाव डालने वाला है, अगले साल इस राशि में होगा तो क्या होगा, ये बहुत लोग बताएंगे, इसके बारे में भी ज्ञान देंगे। और सबसे बड़ा इवेंट जो होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिट, वो होता है शनि का मूवमेंट। शनि जब भी अपना साइन चेंज करता है, इसका मतलब होता है कि या तो किसी एक साइन की 7.5 खत्म हुई
और एक साइन की, नए साइन की साढ़े साथी शुरू। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट क्रिएट हो जाता है। और चूंकि बोलने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो 2.5 साल में एक बार होगा, तो सबके पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ है कि शनि जो है अकेला मूव करेगा तो क्या क्या इफेक्ट लाएगा आपकी राशियों में। अब मून के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता, वो तो 2.25 दिन में घूमता है, इसलिए कब कितना बोलेंगे, क्या क्या इफेक्ट आएगा। शनि के ऊपर जरूर लोग बात करेंगे कि शनि जब भी मूव करेगा तो 2.5 साल के बाद मूव करेगा। 2.5 years, 2.5 years, 2.5 years, ये 3 जो है ये साढ़े साथी कहलाती है। इसके बारे में और डिटेल में जब साढ़े साथी डिस्कस करेंगे तब करेंगे। तो शनि टेक्स 2.5 years टू मूव, राहु एंड केतु टेक्स 18 months, 1.5 साल में ये अपना टाइम चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं अपना घर। तो अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से भी हम चेक करते हैं। लेट्स चेक एनी क्वेश्चंस ऑन ट्रांजिट की। क्या मतलब कुछ नहीं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क। अब ये हमने इधर ये ट्रांजिट का एक लगा ले, ये नेटल हॉरोस्कोप है और ये अभी जो करंट पोजीशन है स्टार्स की, ये वो है। इसमें हम देख रहे हैं कि मार्स और राहु जो है आज की डेट में एक ही डिग्री पे हैं। तो मार्स और राहु एक ही डिग्री पे एक ही राशि के अंदर है। तो ये भी एक बड़ा इवेंट है एस्ट्रोनॉमिकली हमारे लिए और एस्ट्रोलॉजिकली भी, क्योंकि मार्स और राहु जो चीजें आपकी लाइफ में बता रहे हैं आज के दिन आपकी लाइफ में, वो ऐसी चीजें पॉसिबिलिटी है होने की। तो किसी की उसमें, बट क्या होगा ये हर एक कुंडली पे अलग अलग डिपेंड करेगा, नॉट जनरलाइज नहीं कर सकते इसको। और ये अभी अगर हम इसको हम आगे, इसमें डेली का ये टैब दबा हुआ है, इसको आई विल स्टार्ट मूविंग इट 1 by 1। तो हर प्लैनेट आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो सन वीनस जो है लगभग 1-1 डिग्री बढ़ेंगे, मरकरी भी 1 ही डिग्री बढ़ेगा। जैसे अभी 24-32 है, अगर मैंने इसको एक दिन बढ़ाया तो 26.11 हो गया, तो 1-1.5 डिग्री, 1.25 डिग्री इस तरीके से बढ़ेगा। देन अगेन 2750। तो ये एवरी प्लैनेट विल मूव लिटिल 1 डिग्री। ये सन वीनस मरकरी 30 डेज लेते हैं, तो 30 डेज लेंगे इसको। जैसे मरकरी अब इधर आ गया, अभी हम मरकरी को करते हैं 29 डिग्री 32 मिनट से जनवरी, ये 31 मार्च को, 1 मार्च को मरकरी विल बी इन पाइसेस। अब मरकरी जो है पाइसेस क्रॉस करेगा लगभग 1 अप्रैल के आसपास, ये पाइसेस क्रॉस कर लेगा। इस टाइम मरकरी की स्पीड 21 अप्रैल में, ये 21 अप्रैल से पहले ही इसने क्रॉस कर लिया, ये साइन चेंज कर लिया। अभी मरकरी रेट्रोग्रेड होगा इसमें जाके आगे। एंड सन, मरकरी एंड वीनस, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं। अब ये क्या है, जो प्लैनेट सन के पास होता है, सन जो है विद रिस्पेक्ट टू सन, उसकी स्पीड उस टाइम पे बढ़ जाती है। तो इस टाइम पे मरकरी इज वेरी क्लोज टू सन एंड एज सीन फ्रॉम अर्थ, एंड उसकी स्पीड बढ़ी हुई है। इट इज इन स्टेज ऑफ, जिसे कंबस्टन बोलते हैं। कंबस्टन अब एक और टर्म है जिसको कंबस्ट हुआ है प्लैनेट। तो ये कंबस्ट हुआ प्लैनेट बहुत तेज चलता है, तो ये अभी तेज चल रहा है। इसके बाद ये हमें दिखना बंद हो जाएगा और ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसकी 30 दिन की स्पीड आ जाएगी। वेयर सन एंड मरकरी आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 एवरी मंथ दे चेंज। अभी हमने वो बात करी थी कौन कौन से फेस्टिवल्स आएंगे। तो अभी अप्रैल में बैसाखी आएगी 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल को बैसाखी आएगी। अगर आप इसमें वापस हम करें इसको, आप ये देख सकते हैं कि सन 12/4 को है सन यहाँ पे पाइसेस में 28.42 में, फिर एक ये 29.41, 13.4, और ये 14 अप्रैल को सन 0.40 में डिग्री का एरीज में चला गया। जब भी सन एरीज में जाएगा उस दिन हम बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, या हमारा न्यू ईयर, या वो एक गुड़ी पड़वा या पोयला बैशाख कलकत्ता में, ये सब चीजें होती हैं जब सन एरीज में जाता है। तो ये यहाँ पे 14 अप्रैल को जाएगा। तो दिस इज अगेन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सन
कितना मूव करेगा। अभी अगर आप सैटर्न और जुपिटर को देखेंगे तो ये बहुत कम कम धीरे धीरे लेंगे। जुपिटर जो है रोज का 0.1 डिग्री चल रहा है, देखिए 0.5 डिग्री ये जुपिटर इज मूविंग वेरी स्लो। ये 1 साल लेगा यहाँ 11 से निकल के 12th में जाने में। और सैटर्न तो अभी बहुत टाइम लेगा, 1-1.5 साल और लेगा। अभी पिछले साल जनवरी में आया है, चेंज किया है, तो ये पूरा साल और अगला साल कुछ टाइम ये रहेगा सैटर्न इसी में, फिर चेंज होगा, लगभग 2.5 साल के आसपास चेंज होता है। तो इसलिए इसको हम 2.5 इयर्स ये लेता है सैटर्न। सो दिस इज व्हाट ट्रांजिट ऑफ सैटर्न है। और क्या इसका कोई इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ में? क्या ये एक प्लैनेट किसी राशि में चला गया तो क्या वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा कुछ? और क्या इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। एक सिंगल प्लैनेट का ट्रांजिट जो है आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज, कोई चेंज नहीं लाता, एब्सोल्युटली नथिंग। सिंगल प्लैनेट का ट्रांजिट जो है, अगर वो वी हैव टू सी इट विद रिस्पेक्ट टू द नेटल हॉरोस्कोप। जैसे ये नेटल हॉरोस्कोप है, इसके बेसिस पे देखना है कि जैसे मार्स ट्रांजिट कर रहा है, अभी फर्स्ट हाउस में मार्स यहाँ पर है और यहाँ पे वीनस और मरकरी है, तो मार्स इज एस्पेक्टिंग, मार्स इज इन द नेटल पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द नेटल हॉरोस्कोप इस टाइम पे। बट वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, वो पूरी कुंडली स्टडी करनी पड़ेगी, उससे हमें पता लगेगा क्या इम्पैक्ट आएगा। मार्स के ट्रांजिट का मोटा मोटी कुछ नहीं इम्पैक्ट आएगा। ये प्लैनेट्स तो चल ही रहे हैं, इतने टाइम से चल रहे हैं, इतने सारे, बट कुछ जगह जरूर जब प्लैनेट 2-3 प्लैनेट एक साथ आते हैं, एक साथ ट्रांजिट करते हैं आपके नेट हॉरोस्कोप के, तो तब जरूर कुछ ना कुछ आपके उसमें रिजल्ट आता है। एंड ट्रांजिट्स को हम जनरली देखते हैं पिन पॉइंट करने के लिए डेट्स। जैसे अगर जब प्रेडिक्शन करेंगे आप, तो प्रेडिक्शन में आप ये देखेंगे कि आपको, आपने देखा कि इसका तो अभी नौकरी लगने वाली है, तो वो पूछेगा कि नौकरी कब लगेगी कोई सामने वाला, तो आप बोलेंगे 3 महीने में लग जाएगी। तो प्रॉब्लम पूछेगा 3 महीने में कब, बिकॉज people are impatient, they would ask, then you can even tell them the dates। इन डेट्स में आपकी नौकरी या आपके लिए पॉजिटिव चीज आ सकती है, लुकिंग एट द ट्रांजिट। जब वो ट्रांजिट अगर बीच में आ रहा है, तो ट्रांजिट कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा, देन यू कैन से कि हाँ हो जाएगा, बट एग्जैक्ट डेट्स अभी नहीं पता लगेगी। बट एग्जैक्ट डेट्स भी पता रखती है अगर देयर इज अ फेवरेबल ट्रांजिट हैपनिंग दैट पॉइंट। तो ये ट्रांजिट हो गया, ये मूवमेंट ऑफ एवरी प्लैनेट हो गया, कितने प्लैनेट कितने मूव करते हैं किस किस चीज में। एनी क्वेश्चन ऑन ट्रांजिट? इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? सर मुझे वो आपने जो चार्ट दिखाया ना, उधर कुछ पूछना था, इफ यू अलाउ मी। चलो उसमें आप पूछ लो, क्या पूछ रहे हो? पहले वाला, इसके पहले वाला जो बड़ा चार्ट था ना, आप ट्रांजिट दिखा रहे थे एक एक दिन का। हाँ, आपने बोला यहाँ पे कि 1 अप्रैल में एरीज में सन चला जाएगा, राइट? हाँ जी। ओके, तो एज पर दिस कुंडली ओनली, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ पे उसके 12 नंबर? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा वो पूछो। क्यों नहीं पड़ेगा? अब इसको फर्क मैं बताता हूँ कब पड़ेगा। हाँ, ओके। सन और वीनस दोनों है। ओके। और सन, वीनस और ये मरकरी तीनों आ जाएंगे एक ही हाउस में, एक ही उसमें, तब फर्क पड़ेगा। वो भी किस दिन पड़ेगा? जब मरकरी और सन दोनों एक ही डिग्री के बीच में, उस दिन फर्क पड़ेगा। तो इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ 18-19 अप्रैल में जरूर होगा। वो क्या होगा जो मरकरी और सन बता रहे हैं, मरकरी और सन डिनोट कर रहे हैं कुंडली में, वो चीज होगी। जब सन और मरकरी ऊपर लग्न के ऊपर आएंगे तभी फर्क पड़ेगा उसको? ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अलग अलग तरीके हैं पढ़ने की, ट्रांजिट को पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। लग्न के ऊपर आएगा तो भी फर्क पड़ सकता है, तो अलग तरीके से देखेंगे। ये एस्पेक्ट कर रहे हैं कौन से हाउस को, वो भी हम देखेंगे। 7th हाउस, यहाँ पे 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तीनों, ठीक है? तो 5th हाउस क्या है, तो उस चीज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ट्रांजिट पढ़ने का पूरा अलग एक वो है। ट्रांजिट इज इन सेल्फ अ बिग चैप्टर जो एडवांस में होता है। तो ट्रांजिट पढ़ने का, एंड देयरफॉर हाउ टू पिन पॉइंट इवेंट्स, किस दिन क्या। अब जैसे इस केस में अगर हम देखें, तो अभी इस
आपका सन राहु सैटर्न, ये दशा चल रही है सन की, विच इज दिस राहु एंड सैटर्न, तो ये चीज चल रही है। और सन राहु सैटर्न, और इसमें हम ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, और मरकरी वीनस की हम मरकरी वीनस और सन का ट्रांजिट देख रहे हैं। मरकरी इज सेइंग दिस, वीनस इज सेइंग दिस, एंड सन का ये, ठीक है। तो अब क्या चीज होगी लाइफ में, ये जो नंबर्स बोल रहे हैं ये नंबर्स बताएंगे क्या बता रहे हैं क्या होगा 18-19 तारीख में। तो अगर सपोज अभी का देखना है, ट्रांजिट क्या चल रहा है, हाउ विल वी नो, वेयर आर वी सपोज टू सी, हमारे पास तो ये चार्ट नहीं है। कोई बात नहीं, आप आज सिर्फ गूगल पे टाइप कर लो प्लैनेटरी पोजीशन फॉर टुडे। अच्छा, आपको ये पता लग, पंचांग जो होता है वही तो होता है। अच्छा, आपको ये पता लग जाएगा कि आज के दिन कौन सा प्लैनेट किस डिग्री से लेके किस डिग्री तक ट्रैवल करेगा, कौन से साइन में, बस वही ट्रांजिट है। ठीक है ना। तो वो कौन सा प्लैनेट, कभी आज प्लैनेट क्या है, किस डिग्री से किस डिग्री तक कौन से साइन में ट्रैवल कर रहा है, वो चीज आपको प्लैनेट का आपको पता लग जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो ये आपको दैट विल बी क्लियर इन दिस थिंग। और इसके बाद अभी जो हमने और करना है इसके अंदर, लेट्स डू, ये तो हो गया इसका। हाँ, सो प्लैनेट किस तरीके से रिजल्ट देगा, ये कुंडली हम और कोई लगा लेते जो अभी हमने प्रैक्टिस करी। लेट्स गेट डू सम मोर प्रैक्टिस ऑन दैट, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए किस तरीके से रिजल्ट आएंगे। फिर हम बात करेंगे कि हाउसेस के थ्रू हम कैसे देख सकते हैं किस हाउस का रिजल्ट कैसे मिलेगा हमें। अभी तो हम देख रहे हैं प्लैनेट कौन कौन से हाउसेस को बता रहा है, फिर हम देखेंगे हाउसेस किस तरीके से रिजल्ट हमें दे सकते हैं थोड़ा बहुत, वो एक बेसिक ऊपर तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी वन। सो अभी हम एक कुंडली और लगा सकते हैं, किसी को और को अपना हॉरोस्कोप अगर इसके अंदर स्टडी करना है तो वी कैन डू दैट। हाँ सर, मेरी बोलूं? अच्छा, आप बोलिए आपका ये। हाँ। 1 मिनट पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, ये पूरा क्लियर करें इसको मैं। आप सब लोग भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी अपनी कुंडलियों के ऊपर कि क्या चीज है, किस तरीके से आपको पता लगेगा कौन सा प्लैनेट क्या हाउस बता रहा है, क्या कर रहा है। अभी आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये मेरे को सरप्राइजिंग लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को नहीं आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे क्वेश्चन बहुत सारे होने चाहिए आइडियली। चलिए बताइए आप। फर्स्ट हाउस में सन है। साइन कौन सा है? 12। अच्छा, सन है और बस। ठीक है। नेक्स्ट 1 केतु, मर्क्यूरी। टू में कुछ नहीं, 3 में कुछ नहीं, 4 में लियो यूरेनियस, 5 में प्लूटो। प्लूटो यूरेनस नेपच्यून को नहीं खिला रहे हम लोग, नहीं खेलेंगे। ओके। 6 में कुछ नहीं, 7 में राहु, नेपच्यून, जुपिटर। राहु एंड नेपच्यून, जुपिटर। 8 में कुछ नहीं, 9th में सैटर्न, 10th में मून और मार्स, 11 में वीनस। तो ये भी फेयरली इजी है इन टर्म्स ऑफ टेलिंग द हाउसेस, क्योंकि इसमें भी हमें वन वाला चक्कर है। हाँ, 1 वाला ही चक्कर है, क्योंकि इसमें जो 1 मतलब ठीक है, 1 से एक थोड़ा आगे है, बट फिर भी काफी ये फेयरली इजी। तो बताओ ये केतु का क्या करें हम? केतु कहाँ पर है? सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है,
हाँ एस्पेक्ट करेगा किस किस को? केतु 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा और 10th और 2nd लॉर्डशिप। केतु का लॉर्डशिप कहाँ से आ गया? केतु का तो कोई लॉर्डशिप होता ही नहीं है। लॉर्डशिप नहीं है। Nine. 6th and 8th, no, 9th, this, but 10th house. 10th. 8th, 9th house, मतलब It's 5 and 9, no? So Ketu is in second house. 10th. 2 minus 1. 10th. तो अगर आपने देखा ना प्लस एस्पेक्ट को प्लस करिए -1 कर दीजिए तो वाला आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो केतु इस सेकंड हाउस में है तो 2 + 9 = 11 -1 = 10 तो वो आपको मिल गया 10 आ गया। वीनस 12th house. लॉर्डशिप किस किस की है? 2nd and 7th. 2nd. 3rd and 7th. इस कुंडली में +1 करते रहो हर जगह जहाँ पे नंबर लिखा है आपको मिल जाएगा। +1 कैसे? अरे 12th का है ना ये स्पाइसेस असेंडेंट है। हाँ ओके। तो एक पीछे खिसक गया। अभी अगर और ज्यादा होता तो कॉम्प्लिकेशन होती है। इट इज फेयरली इजी इस केस पे तो। और केतु का 7th एस्पेक्ट है तो केतु 12th में तो 6th का एस्पेक्ट हो गया इसमें वीनस में। सॉरी अब सन क्या है? Sun is in first house and Lord of 5th. 5th is your 6th house. Aspect 7th. 7th house. 7th हाउस। हाँ तो एस्पेक्ट 7th हाउस। 7th हाउस कौन सा है? 6th का अगर हम 7 देखेंगे तो 12th होगा। ओके। इसलिए इसमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी में एस्पेक्ट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। हाँ एस्पेक्ट्स लिटिल डिफिकल्ट टू गेट। नहीं आ जाएगा, इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो सन का दैट 12 प्रैक्टिस सन के लिए। अच्छा नहीं सर करेक्ट। सन का एस्पेक्ट जो है नहीं हाँ सर क्लियर या 7। मून इज इन 11th हाउस, लॉर्ड ऑफ 4th house, 5th हाउस। अरे इसमें 5th हाउस है ना, वो अपने मन में करो। हाँ 4 वाला जो वो अपने मन में, इसमें कहाँ आ रहा है वो उसको देखो। ये आप लोग प्लीज अपने अपने हॉरोस्कोप पे 1 बार 2 बार 3 बार अलग अलग हॉरोस्कोप लगा के प्रैक्टिस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक बार जहाँ ये दिमाग में घुस गया ना कि हाउसेस कैसे देखने हैं, क्या लॉर्डशिप देखनी है, बहुत इजी हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बट आई थिंक सो हो जाएगा। थोड़ा टू मेक दिस स्क्रिप्ट टेक्स अ लिटिल टाइम। हाँ अभी तो मैं सेकंड लेवल स्क्रिप्ट पे सीख रहे हैं ना। जहाँ मैं अभी सबलॉर्ड वगैरह पे देख के जो नाड़ी वाले जैसे नीचे जो स्क्रिप्ट लिखी है पूरी की पूरी वो वाली स्क्रिप्ट पढ़नी है, वो बनाने में। वो तो नहीं अभी हमने शुरू किया, अभी वो भी कर सकते हैं हम लोग सबलॉर्ड्स वगैरह पे बात करके। सबलॉर्ड का टेबल कैसे बनाना है वी कैन डू। बट उसमें पहले इसको पूरा रेडी कर ले, फिर उसके बाद हम उसकी बात करेंगे। मून इज 11th and 5th और इसका एस्पेक्ट जो है, अरे एस्पेक्ट तो 4th जहाँ 4 नंबर लिखा है बिल्कुल वही है, लेकिन ये हाउस जो है ये 5th है। या मार्स कहाँ पर है? 11th हाउस में। लॉर्ड है 1st and 8th का, तो फर्स्ट साइन है सेकंड हाउस, 8th इज इन 9th हाउस। क्लियर?
एस्पेक्ट है 1 2 3 4, सेकंड हाउस का एस्पेक्ट करेगा, फिर ये फिफ्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा एंड 10th हाउस, सेवेंथ हाउस, सर 4 7 8 है ना, तो फोर्थ हाउस 1 2 3 4 सेकंड हो गया, सेवेंथ वाला ये फिफ्थ हाउस हो गया, एट्थ हाउस तो इसका यही होगा, सिक्स्थ हाउस। राहु इज अगेन एट्थ हाउस, aspects fifth and ninth, 12th house aspects, fourth house, Jupiter, 8th house, यहाँ से 6 7 9, 12th house, 2nd house, लॉर्ड किसका है, 12th एंड सेकंड, 10th house, 10th 10th कहाँ से आ गया, हाँ 5 9 और 7 12 9 का है ना, 9th and 12th, no? So लॉर्डशिप तो बोलो, है ना लॉर्डशिप Lordship is 9th and 12th, so 9th is your 10th house. एस्पेक्ट किसको कर रहा है, जुपिटर करेगा 1 2 3 4 5 इज 11, 12th हाउस और हाँ मतलब 11 means 12th house, second house, second and fourth house, चलो मैं जो आप लोग बोल रहे हो वही लिख रहा हूँ मैं एस्पेक्ट में, second and एस्पेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, Saturn, सैटर्न 10th हाउस में है Saturn is और ये 11 और 12, ठीक है जी, और सैटर्न करेगा हमारा 3 7 10, 7 10, थर्ड इज 12th हाउस, 12th house, 7th is 4th house and 10th is 7, Mercury, second house is second placement, house में, हाँ placement, 4th and 7th का लॉर्ड है, एस्पेक्ट बेचारे का सिर्फ 8th हाउस है, ठीक है जी, ये हो गया। अब मेरे को वजह जी आप बताइए कि आपकी कौन सी दशा चल रही है इस टाइम, शनि, शनि की दशा चल रही है, तो शनि की दशा इसमें 10 11 12 दिखा रही है, तो 10th हाउस 11th हाउस और 12th हाउस ये एक्टिवेटेड है, विच इज वेरी गुड, ये तो काम के ऊपर है, तो शनि की दशा काफी टाइम हो गया आपको चलते हुए, उस दिन भी हम लोगों ने बात करी थी, तो ये वर्क स्फेयर में काम के क्षेत्र में इनके काफी अच्छी तरक्की और अच्छा नाम मिला होगा जब से शनि की दशा शुरू हुई। यस, क्यों हम बोल रहे हैं क्यों अच्छा मिला होगा, रिजल्ट अच्छा आया होगा, बिकॉज सैटर्न इज डिपिक्टिंग, सैटर्न जो हाउसेस को बता रहा है वो 10th हाउस बता रहा है, 10th हाउस किस चीज का हाउस है, कर्म स्थान है, करियर का स्थान है, आपकी नौ आपका जो भी आप पेशा है, आपका प्रोफेशनल चीज है उस चीज का स्थान है, और 11th एंड 12th जो है ये 11th इज गेन, 11th इज कंप्लीट गेन, 10 एंड 11 इज वेरी गुड, और 12th है, 12th इज अबाउट यहाँ पे आपका आइसोलेशन का भी हम कह सकते हैं, 12th इज अबाउट योर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हुआ होगा लेकिन कमाई भी पूरी हुई है, 10 11 12 बता रहा, तो फेम है और वो सब है, खर्चे भी हुए हैं, कमाई भी हुई है, वो दोनों चीजें बता रही, बट कमाई ज्यादा आप बता रही क्योंकि 10th और 11 दोनों है, 10 11 जब साथ में मिलेंगे, कोई प्लैनेट अगर 10 और 11 दोनों बताएगा, which means very good, which means that the person is getting very good result। अब सैटर्न की से पहले जो दशा आई होगी वो आई होगी जुपिटर की, जुपिटर क्या बता रहा है 1 8 and 10, तो ये सेल्फ, 1 इज सेल्फ, 8th हाउस इज हिडन नॉलेज या हिडन उसका या बीमारी का भी हाउस कह सकते हैं हम लोग, तो 1 8 and 10 ये तीन चीज, तीन हाउसेस, तीनों हाउस एक्टिवेट हुए होंगे, अपना सेल्फ ग्रोथ भी हुआ होगा, सेल्फ का फेम, नेम फेम करियर के ऊपर भी आया होगा, और कुछ बीमारी भी पॉसिबिलिटी है होने की उस टाइम पर,
जुपिटर की दशा में, जब जुपिटर की दशा आई थी, तो शनि की दशा से पहले जो टाइम था आपका, उसमें क्या कुछ बीमारी कुछ हुआ था क्या? कुछ एनी काइंड ऑफ कोई बीमारी पकड़ी थी, कोई इलनेस कुछ इसी तरीके की? शुगर डिटेक्ट हुई थी ना, तो कह सकते हैं, बट वो बहुत एक, इसमें भी हम अभी क्या है जो है ये अभी ऐसी हल्के तरीके से हम कर सकते हैं। इससे ऊपर हम करने के लिए थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली हुई एंड देयरफॉर क्या क्या चीजें हुई। बट यस, एक इंडिकेशन मिल जाएगा हमें पढ़ने का कि चार्ट को किस तरीके से रीड करना है और सारे और किस किस दशाओं में क्या क्या होगा। तो अभी शनि के अंदर क्या चल रहा है, शनि के अंदर जो भुक्ति चल रही है वो किसकी चल रही है, जो अंतरदशा चल रही है वो किसकी? मार्स की। मार्स की। तो मार्स क्या बता रहा है? 2, 9, 11। अब ये 2, 9, 11 बता रहा है सेकंड हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट हुआ है। तो सेकंड हाउस जो है ये आपका पैसे का हाउस है, अच्छा हाउस है, सब फैमिली का हाउस है। और 9th हाउस इज अगेन योर स्पिरिचुअलिटी, लक, किस्मत वाला। तो कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल गेन्स मार्स की दशा जब भी हुई है तो उसमें हुआ ही है, गारंटीड। जब भी मार्स की जब से मार्स का टाइम शुरू हुआ तब से, क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस और 11th हाउस बता रहा है और 9th हाउस ये स्पिरिचुअलिटी का बता रहा है। स्पिरिचुअल भी हो गया आदमी, थोड़ा बहुत फेथ और किस्मत अच्छी है, कुछ जो पुराना कोई अटका हुआ कोई काम हो तो शायद वो पूरा हो गया हो इस टाइम पे। तो देयर इज सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल गेन ड्यूरिंग मार्स पीरियड, सैटर्न मार्स पीरियड। वैसे देखा जाए सैटर्न भी मेलेफिक है, मार्स भी मेलेफिक है, दोनों ही गलत काम करेंगे, दोनों ही गलत चीजें कराएंगे। जिस घर में बैठेंगे उस घर को खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी आपने देखा मार्स कौन सा हाउस में बैठा हुआ? 11th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन जब मार्स का टाइम आया तब उसने गेन दिया, तब उसने फायदा दिया। तो ये कैसे हम कहें कि वो मेलेफिक है तो वो खराब कर देगा? तो प्लैनेट को उसके हिसाब से हम देखें, ये प्लैनेट अच्छा ऐसा है तो ये गेन्स को खराब करना चाहिए इसको, ये जरूरी नहीं है। हमें बेसिक चीज तो देखनी पड़ेगी ना, उसका जिस हाउस में बैठा है वो उसका फल तो देगा ही देगा, और जिस हाउस का लॉर्ड है उसका भी फल देगा। ये प्लैनेट के ऊपर ये पक्का, ये कंफर्म, ये दो चीजें तो होनी ही होनी है। वो वाले प्लैनेट, फल अच्छा है बुरा है, किस क्या क्वांटम क्या है फल का, ये सब चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी हमें, और इवेंट प्रेडिक्ट करना पड़ेगा किस चीज का फल आएगा। लेकिन हाँ, फल तो हाउसेस का ही आएगा ना। तो हाउसेस का अगर हमें मालूम है, कंस्ट्रक्ट मालूम है हाउसेस का क्या है, तो वो हम उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो हाउसेस क्या रिजल्ट देने वाले। ठीक है, तो इसमें दिस इज वन वेरी वेरी सिंपल वे टू रीड। एक छोटा सा अपने हॉरोस्कोप को रीड करने का एक तरीका है। इस पर किसी का कोई भी क्वेश्चन है अभी, वी कैन टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस। और कोई और आप लोग अपने अपने हॉरोस्कोप को लगा के इस तरीके से पहले तो ये टेबल बनाइए, क्योंकि टेबल बनाने में सब लोग बड़े कच्चे हैं, अभी नहीं बन पा। टेबल बनाओ, अब टेबल जब तक नहीं बनेगा तब तक आप आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि उससे आपको देखना आएगा ना कि किसका लॉर्ड किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कौन से हाउस का लॉर्ड क्या है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, अगर इसको आपने पढ़ लिया तो ये रिजल्ट अच्छा देगा, हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। अब अगर हम इसमें भी देखें तो फर्स्ट इसमें किस, अब कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने हाउसेस के थ्रू किस तरीके से रिजल्ट आएंगे आप उस चीज की। बट अभी हम जरा ये एक ऐसे और हॉरोस्कोप लगा के देख सकते हैं, अभी भी आप लोग लगाइएगा, प्रैक्टिस करिए इसमें, ये बनाने की। इसी हॉरोस्कोप में मुझे पूछना है, हाँ, Mercury, it plays a role of studying, right? Like ma'am is studying right now upper science, right, with you. So why is it happening? Mercury कहाँ पे? मरकरी जो है सेकंड फोर्थ, तो मरकरी नहीं तो ऐसी गलत तरीका, वो ये क्वेश्चन ही गलत हुआ। अच्छा, क्वेश्चन गलत है, ओके सॉरी, बट यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन। हाँ, मैं समझ गया, बट जरूरी नहीं जब आदमी पढ़ाई करेगा तो मरकरी की दशा चलेगी, ऐसा थोड़ी होता है। जो स्कूल में बच्चे होते हैं सबकी मरकरी की दशा चल रही होती है। ओके, माय क्वेश्चन इज, अगर मैडम अभी स्टडी कर रही है, शी इज लर्निंग समथिंग, तो क्या होगा? पहले दिन बताया था, सबको बताया था पहले दिन, राहु केतु शनि जुपिटर मरकरी, ये 5 प्लैनेट होंगे जो अभी फंक्शन में होंगे सबके। 5 प्लैनेट जो है कि अंतरदशा में, भुक्ति में और या फिर दशा में
ये 5 प्लैनेट हैं, सभी के जुपिटर की दशा चल रही होगी, किसी की शनि की, केतु की, किसी की राहु की। इन 5 प्लैनेट्स जो हैं, ये प्लैनेट आपको ये ऑकल्ट की तरफ खींचते हैं। दूसरा ऑकल्ट का हाउस हमारा इस 7th और मतलब 8th हाउस और 12th हाउस है। 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं वो भी पॉसिबिलिटी है, या फिर 12th हाउस के अंदर जो प्लैनेट है उनकी, या फिर 8th का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड उनका। तो वो आप चेक करिएगा, अपना भी चेक करिए, किसी का भी चेक करिए, वो सारे प्लैनेट्स आपके कोई कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रॉम उसमें होंगे, एक्शन में होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, इसलिए आप ये सब एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। और जिनकी राहु की दशा चल रही है, इनमें से राहु केतु शनि में से कुछ चल रहा है, तो ये तो गिवन है फैक्ट, ये राहु केतु शनि आपको इन सब चीजों को सिखाएंगे। और जुपिटर, जैसे जुपिटर मरकरी पढ़ाई की दशा है, मेरी तो राहु केतु शनि है, दैट इज, पर वो तो चलती रहेगी, पता नहीं कितने साल, 18 इयर्स। ऐसी बात करें, अब राहु की दशा चल रही है 18 साल की, जब से शुरू हुई उस दिन से 18 साल चलेगी। और उसके अंदर शनि है, तो राहु और शनि की मुक्ति, शनि कितने साल का, 18-19 साल का, तो 18 से कुछ ये करीब 2.5 साल के करीब होगी मामला, 2.5 साल के बीच चलेगी राहु शनि की, 2.5 से 3.25 साल राहु के अंदर शनि। लोगों को बहुत परेशानी होती है राहु शनि, तो बहुत मेजर प्रॉब्लम करेंगे, बट ऐसा भी होता है कि कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट भी अच्छा देती सर, डिपेंडिंग अगेन कौन से घर में, किस घर का लॉर्ड है, क्या किस नक्षत्र में, उसका नक्षत्र स्वामी क्या है, वो भी हम करेंगे। दैट्स द सेकंड स्टेज, क्या रिजल्ट देंगे। एक तरीका ये हमने अभी देखा, जैसे अभी मैं आपको बताया कि ये इस तरीके से देखते हैं। जो हम अभी बात करेंगे अपना आगे पढ़ने की, जो एडवांस वाला जो है, उसमें नाड़ी वाला जो हम बात करेंगे, वो हम ये स्क्रिप्ट पढ़ने की बात करेंगे। उसमें जितनी मेहनत आपको लग रही है अभी, वो सब मेहनत नहीं करनी। बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं ये सब छोड़ो, सॉफ्टवेयर हमने खरीद लिया, हमें प्रेडिक्शन सीखनी है बस, ठीक है, हमें ये देखना है है क्या प्रेडिक्शन, नॉट द करेक्ट वे टू डू इट, क्योंकि वो शॉर्टकट्स कभी भी पूरे नहीं चलेंगे, आपको पूरा सीखना ही चाहिए। और अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखेंगे तो आपको एक बार थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी शुरू में, लेकिन बाद में, एंड हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि बेसिक से ज्यादा आसान है एडवांस। बेसिक में अभी तो मैंने आपको ये वाला टेबल नहीं बनवाया है, जो नीचे टेबल है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक, वो ये भी हमें बनाना सीखना है। अभी मुझे ये भी बताना आपको दूसरा चार्ट कौन सा, ये कस्प चार्ट जो है, ये क्या चार्ट है, व्हाट इज दिस, भाव चलित चार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, या कस्पल चार्ट बोलते हैं, ये क्या होता है, एंड उससे हम क्या देखते हैं, एंड देयरफॉर हमें कैसे सीखते। तो ये सारी चीजें हैं, एंड ये टेबल भी हम बनाना सीखेंगे। जो टेबल हमने बनाया, ये टेबल कैसे बनाते हैं, एंड ये टेबल बना तो लेंगे, बट इसको पढ़ना जो है वो एडवांस में आएगा। और सारे इवेंट्स, जितने इवेंट्स है लाइफ के, जो चीजें हैं पॉसिबल, वो हर चीज आपकी लाइफ की इज डिसाइडेड बाय प्लैनेट्स, एंड मोस्टली मेजॉरिटी चीजों का देयर इज अ कॉम्बिनेशन विच इज बीन डिसाइडेड। और उसको पढ़ना कैसे, उसको कैसे प्रेडिक्ट करना है, ये भी हम खैर एडवांस में सीखेंगे, बट ये हम टू द करेक्ट, टू द लेटेस्ट, द लास्ट, उसका मोस्ट एक्यूरेट तरीके से कैसे करना, वो हम सीख लेंगे। दिस इज यस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आगे जो हम पढ़ेंगे। और हमें इसमें फिर ये नहीं पढ़ना, हमें ये नहीं देखना कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, कौन सा प्लैनेट क्या चीज कर रहा है। रेट्रोग्रेशन हम कल की क्लास में करेंगे, कि उसमें बहुत लंबा चौड़ा डायग्राम बनाना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा उसको पहले ही बनाने की, वो डायग्राम बना के समझा दूंगा आपको, तो समझ जल्दी आ जाएगा। तो रेट्रोग्रेशन विल टॉक इन नेक्स्ट क्लास, बट अभी इसमें जो है ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी सेम वही चीज जो हमने अभी करा है, बेसिकली प्लेसमेंट और लॉर्डशिप लिखी हुई है, और कुछ नहीं लिखा। हर एक प्लैनेट का प्लेसमेंट और लॉर्डशिप, एक्सेप्ट फॉर राहु एंड केतु। Sir, I have a question. हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, सर जैसे 10th हाउस इज फॉर प्रोफेशन, तो 10th हाउस में जो साइन है और जो प्लैनेट्स है, उससे हम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं किसी पर्सन को कि विच प्रोफेशन विल सूट देम एंड फेवरेबल होगा, या फिर वो किस प्रोफेशन में करेक्ट वे टू, नहीं, नॉट द राइट वे। हाउ कैन वी मेक श्योर कि कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। देखिए हाँ, क्योंकि सबको ना यूजुअली दे हैव दिस क्वेश्चन, एवरीबॉडी कैन नॉट डिसाइड। बहुत सारे तरीके हैं। वन वे व्हाट यू आर सेइंग इज दैट इज ओनली वन वे।
सेकंड कुड बी वो पैसा कहाँ से कमाएगा, पैसा वो कहाँ से कमाएगा। प्रोफेशन का मतलब पैसा कमाना है ना। यस या पैसा कमाने का हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है। ओके जैसे इस केस में फोर्थ है, फोर्थ का मून बैठा हुआ 10th हाउस में। तो इस इंसान को जो पैसा कमाना है वो उसको काम करके ही पैसा मिलेगा, घर बैठे नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, बट क्या काम करना पड़ेगा इज अगेन, चलो 12th हाउस का लॉर्ड इसमें जुपिटर है। जुपिटर जो है ये बैठा हुआ है 3rd हाउस में, ठीक है। तो जुपिटर 3rd हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। वो काम करना जो पड़ेगा इसको, कम्युनिकेशन आईटी रिलेटेड काम करेगा तो उससे पैसा मिलेगा। ओके दैट इज वन वे ऑफ सीइंग दिस। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि दैट्स द ओनली वे टू सी दिस, यस दैट इज अ वे आप जो कह रहे। और फिर एजुकेशन किस फील्ड में करी और कमाई किस फील्ड में कर रहा है, वो उसका कोई लेना देना है, उसका कुछ मिला जुला वो है कि बिजनेस करेगा कि जॉब करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत। और ये अभी दैट इज दिस इज नॉट इवन 50% ऑफ व्हाट मतलब द वे यू कैन प्रेडिक्ट। इस तरीके से प्रेडिक्शन नहीं होता। प्रेडिक्शन करने के लिए किसी को भी नौकरी करे, बिजनेस करे, क्या काम करे क्या नहीं करे, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, हमें दशाएं देखनी पड़ेंगी क्योंकि लोग जनरली पूछते हैं कि आपको मुझे बिजनेस सूट करेगा कि जॉब। एग्जैक्टली सूट करता है लोगों को, बिजनेस सूट करता है, जॉब सूट करता है, टाइम सूट करता है। टाइम अगर अच्छा है तो वो बिजनेस करे, बड़ी अच्छी बात है, ज्यादा रिजल्ट आएगा। टाइम ठीक नहीं है तो वो कुछ भी करे तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इट इज ऑलवेज द टाइम, बिजनेस और योर जॉब, व्हाटएवर इट इज ऑलवेज द टाइम। वो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके का टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है। सो यस इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये पूरा समझने में। एंड एडवांस में तो खैर इन डिटेल पढ़ेंगे कौन सा प्रोफेशन, किस तरीके का प्रोफेशन, क्या चीज सूट करेगी, कब तक आप कैसे देखना है उसको। आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्लास में बहुत अच्छे थे आपके साथ, आज की डेट में कुछ नहीं कर रहे, बहुत बुरी हालत है उनकी। या कुछ नालायक थे आपकी क्लास में स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कैसे हो गया। जो बैक बेंचर्स थे वो कहीं और अच्छे चले गए, कैसे। जिन्होंने स्कूल में कभी पास भी बड़ी मुश्किल से हुए बाद में, लेकिन क्या बदला उनके अंदर, टाइम बदला उनका टाइम बदला, चेंज हो गया, चीजें चेंज हो गई। टाइम खराब था तो खराब चीजें थी, टाइम ठीक हुआ सब कुछ ठीक हो गया। इट इज द टाइम, मेजॉरिटी टाइम। वो टाइम देखना आता है तो देन यू कैन इजीली टेल। स्पेकुलेशन के लिए अच्छी कुंडलियां बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये जो स्पेकुलेशन में अच्छा करेगा काम। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेकुलेशन में बहुत अच्छा करते हैं, तो वो कब करेंगे, और हमेशा नहीं होता, टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। अगर ठीक है तो ये आज अच्छा है तो कल थोड़ा गड़बड़ होगा ही होगा, और कल गड़बड़ है, आज गड़बड़ है तो कल अच्छा होगा ही होगा। नो टाइम इज का टाइम कभी भी किसी का भी एक जैसा नहीं है, एंड वही डिक्टेट करेगा कि आपको कैसा वो करना है। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली रीडिंग दिस टाइम। एस्ट्रोलॉजी जो इज ऑल अबाउट रीडिंग द टाइम, कि कब किस टाइम पे आपको अच्छा रिजल्ट आना है, कब किस टाइम पे आपको खराब रिजल्ट आना है, दैट्स इट। और उसके हिसाब से आप अपने तरीके जो है काम करने के, अपने जो यू कैन मेंड योर वेज बेसिकली, जिससे आपको आपकी इच्छा अनुसार रिजल्ट मिल सके। तो ये एस्ट्रोलॉजी इतना आपको गाइड कर देगा इस तरीके से। तो कल हम लोग और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, थोड़ा हाउसेस के हिसाब से देखेंगे ये रिजल्ट कैसे चेक करना है। जैसे अभी हमने एक ब्रीफ में किया ना कि कौन सा हाउस से क्या आएगा, कैसा हमने बात करी, उस हिसाब से हम चेक करेंगे कि हाउस वाइज रिजल्ट हम कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखना। और एक आधा हॉरोस्कोप और ऐसे ही लगाएंगे, उसको और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, और उससे हम रीड करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑल दैट। एंड
other questions which you have, we will answer them. क्योंकि इसके बाद फिर हम योग और दोष और उन सब की बातें करेंगे. अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको सबलॉट और सबलॉट का टेबल कैसे बनाना है, नीचे जो बनाया हम उस पे भी काम कर सकते हैं. We can work on that also. ठीक है जी. Yes. चलिए प्रैक्टिस करिए आप लोग, और क्वेश्चंस हो तो. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.